जी अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू द 25th बैच ऑफ इंग्लिश एसे एंड प्रेसी रोड टू CSS विद काशिफ जहूर। सॉरी फॉर द लेट। दिस इज ओवर 25th बैच एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन जी। दिस बैच इज फॉर CSS, PMS एंड जुडिशरी एग्जाम्स एज वेल, जितने भी आपके competitive एग्जाम्स होते हैं। सो सिंध का CCE हो, KPPMS हो, और बलूचिस्तान PCS हो, जुडिशरी के एग्जाम हो, या पंजाब का PMS हो। सो दिस सेशन वुड बी फ्रूटफुल टू यू। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तमाम एग्जाम्स में भी जो है वो जा रहे हैं, और रिसेंटली भी जो है PMS मिनिस्टेरियल कोटा में भी हमारे स्टूडेंट्स हुए हैं। और अभी इंशाल्लाह ये 26 का भी रिजल्ट आने वाला है। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। दिस विल बी ओवर 25th बैच जी। हर महीने जो है वो हमारा बैच होता है। सो आप 2 इयर्स 2 इयर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। माई नेम इज़ काशिफ जहूर एंड आई हैव बीन एलोकेटेड इन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस FBR एज असिस्टेंट कमिश्नर, एंड आई गॉट 79th पोजीशन इन CSS 2023। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और उसके अलावा ये है कि आई एम 2 टाइम्स क्वालिफायर, 2021 2023। ऑब्वियसली उसमें ऐसे जो है वो क्लियर है। एंड आई हैव रिटन मोर देन 50 essays ड्यूरिंग माई CSS जर्नी, लाइक अपार्ट फ्रॉम 2021 CSS एंड 2023 CSS। ये जो आप डिफरेंट मॉक एग्जाम्स देते हैं, सो आई हैव रिटन मोर देन 50 essays, एंड आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तानी जो है वो मैंने चेक कराए उन्हें हैं। So on the basis of this practice, because my CSS journey is from 2019 से 23 तक, और उसके बाद भी पढ़ाने का जो सिलसिला है, सो 19 to 26, so almost like 6 to 7 years in this field. So in these years I have developed the speciality in themes। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रक्चर एंड मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ अटेम्प्टिंग एन इंग्लिश एसे, प्लस जो हमारे प्रेसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें भी हम जो है वो मैथमेटिकल टेक्निक्स जो है वो देखेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क सर व्हाट इज मैथमेटिकल टेक्निक। आप लोग अभी डेमो क्लास लेंगे, सो यू पीपल वुड गेट एन आइडिया। इट वॉन्ट बी दैट मच लेंथी, ऑलमोस्ट शुड बी ऑफ 1 और आइडियली या 1 घंटा 15 मिनट की मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ सॉल्विंग एन इंग्लिश एसे से मुराद ये है कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जी, बड़ी फैंसी बातें, बड़ी चीज़ें चीज़ें मुश्किल बना के पेश की जाती हैं स्टूडेंट्स को। ऑब्वियसली जब वो चीज़ आपके लिए मुश्किल बनाएंगे तभी जो है वो आप उनके पास जाएंगे, क्योंकि अगर चीज़ आपको सिंपल और बड़े आसान तरीके से बता दी जाएगी, सो ऑब्वियसली आपके लिए ना मुश्किल होगी और ना आप इधर उधर जाएंगे। सो हम लोग जो है इसको प्योर मैथमेटिकल टेक्निक, इससे मुराद ये होगा कि आपको एक एक सेंटेंस जो है वो लिखना सिखाया जाएगा। एंड व्हाट आई एम सेइंग इट इज विथ प्योरिटी एंड सिंसेरिटी। इसमें कोई वो नहीं होगा लाइक जिस तरह हमारी चल रही होती है सोशल मीडिया के ऊपर। ये माइक्स अपने ज़रा म्यूट रखें जी, सो दैट इट इज़ कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ यू। एक एक सेंटेंस लिखना सिखाया जाएगा। और मैथमेटिकल से मुराद ये है कि पैराग्राफ ऐसा नहीं होगा कि आपको कहा जाएगा यहाँ से रट्टा लगा के यहाँ लिख लें। उसके आपको बाकायदा बताया जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 7 सेंटेंसेस का या 8 सेंटेंसेस का कोई पैराग्राफ लिखना है, तो फर्स्ट में क्या आना चाहिए, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। मतलब आपको पूरा फार्मूला बेस्ड जो है वो टेक्निक समझाई जाएगी। सिमिलरली अगर आप इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं, सो इट विल नॉट बी लाइक कि आपको कहा जाएगा कि किसी अखबार का जो है वो एडिटोरियल रट्टा लगा के लिख लें या कहीं किताब से। नो, आपको क्लियर आइडिया होगा कि मैंने फॉर एग्जांपल उसमें 18 सेंटेंस लिखने हैं या 16 लिखने हैं। फिर उसमें भी आपको ये बताया जाएगा कि पहले में क्या लिखना है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। सो टिल 18 सेंटेंसेस सारी चीज़ें आपके माइंड में एक फार्मूला की बेस यानी फार्मूला की शक्ल में मौजूद होंगी। सो वेन एवर यू गो टू द एग्जाम तो आपको कोई परेशानी ना हो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो है एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे आज तक वैसे कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है जी। तो इंशाल्लाह ताला हम आज इसको देखेंगे। और उसके अलावा यह है कि मोस्टली स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं सर आप हमें नोट्स प्रोवाइड करेंगे। सो आई विल बी वेरी क्लियर। जितने भी आपके थीम्स आ रहे हैं, 15 से 16 थीम्स जितने भी हैं, ये आपको नोट्स नहीं दिए जाएंगे। बिकॉज मैं समझता हूँ नोट से मुराद ये होता है कि आप जो है ना बात अपने ऊपर से हटा रहे होते हैं, मतलब बस टाल ही रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। हम एक एक टॉपिक जो है वो क्लास में खुद पढ़ते हैं, मैं खुद कराता होता हूँ। लाइक
ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, ये जो 6-7 साल की जो मेरी जर्नी है, वो भी आपको प्योर मैथमेटिकल टेक्निक से, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो मुश्किल नहीं किया जाएगा, पिलर्स आपको बता दिए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, फॉर एग्जांपल आपने दुनिया जहान का उससे रिलेटेड कोई ऐसे आ जाए, आपने उसके अराउंड जो है वो घुमाना है। सेम वुड बी द केस विद डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, आईएमएफ, ये तमाम टॉपिक्स जो है वो मैं खुद कराता होता हूँ क्लास में। पूरा पूरा जो है वो एक लेक्चर होता है, ठीक है। नोट्स होता है क्योंकि अपने सर से उतारने वाली बात होती है कि स्टूडेंट जो मर्जी करता रहे, बट उसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फिर मुझे बता दीजिएगा। नॉर्मली उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, जब उनको मैं क्लास में चीज़ें करा देता हूँ उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक नहीं सुना उसके बाद के सर कोई नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएं, और उनका आपको अगले एग्जाम्स में भी फ़ायदा होता है। जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं लाइक पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इन जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ये जो आपके पेपर्स होते हैं, आपको इन यानी कि लेक्चर्स का उधर भी फ़ायदा हो जाता है। ठीक हो गया। स्ट्रक्चर कराया जाएगा आपको। इट विल नॉट बी लाइक कि आपको एक चीज़ रटी रटाई करा दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि आपने हर ऐसे जो है वो उसी तरह करना है। मेरे एंड से वॉइस डिस्टॉर्शन है? आई डोंट थिंक सो। बाकियों के लिए भी इशू हो रहा है, नेट तो वैसे हमारा ठीक है जी। मे बी यूर एंड। स्ट्रक्चर पे काम कराया जाएगा। हर ऐसे को सेम तरीके से जो है वो नहीं किया जाता, ठीक है। एवरी ऐसे जो है उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, उसकी टाइप्स होती हैं। सो ये सारा कुछ जो है वो हम देखेंगे। ये काइंडली ज़रा ये जो मार्कर वगैरह फिरते हैं इसको ना किया करें। ठीक हो गया जी, ओके जी, परफेक्ट। सो उसके बाद जी, ये हमारे सेशंस की जी कुछ फीचर्स हैं। 17 जुलाई ऑब्वियसली आज से स्टार्ट हो रहा है। फार्मूला बेस्ड ऐसे स्ट्रक्चर अभी आप देखेंगे, इससे क्या मुराद है। मैथमेटिकल टेक्निक, अच्छा ये सिर्फ ऐसे का वो नहीं है, इसमें हम ऐसे भी करते हैं और प्रेसी भी करते हैं, दोनों सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है। उसकी ऑब्जेक्टिव, प्रेसी का क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन, ट्रांसलेशन का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है। हर थीम जो टॉपिक्स आप कहते हैं कि सर नोट्स, वो आपको प्योर पिलर बेस्ड फार्मूला बेस्ड जो है वो क्लास में कराए जाते हैं। पूरा पूरा जो है वो एक उसमें आपके पास यानी कि टॉपिक कराया जाता है एक सेशन में। सेंटेंस बाय सेंटेंस टीचिंग, मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम लोग जो है वो नए आए हैं, क्या ये बैच एडवांस है? सो कहने से मुराद ये है कि एक एक सेंटेंस जब सिखाया जाता है तो दिस बैच इज़ फॉर एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों को जो है वो समझ आता है। डेली राइटिंग प्रैक्टिस जी, दिस इज़ ओवर हॉलमार्क बाय द वे। मतलब हम लोग बैच लेते हैं सिर्फ 20 से 25 लोगों का, इससे ज़्यादा नहीं होता। उसके अलावा जो होते हैं वो फिर नेक्स्ट बैच में अकामोडेट कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि ताकि मैं हर स्टूडेंट की जो राइटिंग है उसको खुद चेक कर सकूं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, ठीक है, तो आप अगर आज इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो कल जो शाम को क्लास होगी उससे पहले वो मैंने आपको चेक करके देना है। सो ये जो है वो हमारा एक हॉल मार्क है और वो मैं खुद चेक करता हूँ, देयर इज़ नो वन, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि वेयर ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज स्टैंडिंग, कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किसका क्या मसला है, उसके मुताबिक जो है वो लेकर जाया जाए। ठीक हो गया है। उसके बाद ये है, जी जी आप नमाज पढ़ लें, बाकी ये कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, जल्दी से। और ये तो हो जाएगी डेली राइटिंग प्रैक्टिस। कहीं इस तरह नहीं होता एंड मतलब कि अभी भी जो है हमारा बैच चल रहा होता है, तो इससे पहले भी मैं चेकिंग ही कर रहा था, ठीक है। तो उसके अलावा ये है कि एट द एंड ऑफ द सेशन, जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है, हम आपके 2 फुल लेंथ मॉक एग्जाम्स लेते हैं, ठीक है, प्योर एफपीएससी पैटर्न, या आपका जो पीपीएससी, एसपीएससी, केपीपीएससी, या जो आपके जुडिशियल जो है वो एग्जाम्स होते हैं उसके मुताबिक। उसके अलावा आप 3 फुल लेंथ एसेज विद प्रेसिस जो हैं वो इवेलुएट करवा सकते हैं टिल यूर एग्जाम्स, एंड यू विल बी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल यूर एग्जाम्स, ठीक है। व्हेन आई एम सेइंग कि यू विल बी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इससे मुराद ये है कि जब आप हमारे पास हो गए हैं रजिस्टर टिल एग्जाम्स, कोई भी मसला आता है फील फ्री टू आस्क, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एसे प्रेसी, वो तो ऑब्वियसली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई और सब्जेक्ट्स में भी आपको इशू आ रहा है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। तो ये हमारे सेशंस की जी कुछ डिटेल्स थी। 1 मंथ का सेशन होता है जी, ठीक है। आइडियली स्पीकिंग हम 7 बजे का टाइम रखते हैं, लेकिन क्योंकि गर्मी है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 7:30 से हमारी क्लास जो है वो रेगुलर स्टार्ट होगी। आज चूंकि डेमो क्लास थी, सो इस हवाले से मंडे टू फ्राइडे जो है वो हमारी क्लास होती है। बोथ इंग्लिश ऐसे एंड इंग्लिश प्रेसी जो है वो ये दोनों सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं। द फी ऑफ द सेशन इज 8,000, डेली राइटिंग प्रैक्टिस एंड इवेलुएशन, जो कि मैंने अभी कहा है। ये कुछ जी हमारे मतलब एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ।
जी जी, बेगम रहें। आपको ये 1 मंथ का सेशन है, ठीक है। आई थिंक आई हैव मेंशनड इट हियर। इसमें इंशाल्लाह ताला इंग्लिश एसे एंड प्रेसी जो है वो आप जिस तरह कहते हैं कि गारंटी वाला सीन होता है वो कर सकते हैं। बस व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल इज के आपको जो डेली असाइनमेंट दी जाए वो आपने जो है वो लिख के भेजनी होती है। बिकॉज मैं जितना अच्छा पढ़ा लूँ, जब तक आप लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ें हाथ से नहीं गुजरेंगी, वो फायदा नहीं है, ठीक है। सो ये जो है एक सॉर्ट ऑफ एविडेंस है कि हम किस तरह डेली राइटिंग प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको आउटलाइन पढ़ाई है, ठीक है, आउटलाइन भी मैं आपको प्योर मैथमेटिकल टेक्निक से आपने वो मुझे लिख के भेजी है, तो वो जो चेकिंग है वो इस तरह नहीं होती कि बस टिक लगाए और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मतलब आपकी एक एक चीज़ को जो है वो देखा जाता है। अगर आपने कुछ अच्छा लिखा है उसे अप्रिशिएट किया जाता है। इवन कोई फुल स्टॉप की भी अगर कोई मिस्टेक आ रही है, क्योंकि मैं खुद ही चेक कर रहा होता हूँ, सो ये आपको सारा कुछ जो है वो पूरा एक डिटेल्ड फीडबैक दिया जाता है। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। अगर कुछ अच्छा लिखा है तो ऑब्वियसली उसकी जो है वो अप्रिसिएशन भी की जाती है। कैसे लिखी जाती है आउटलाइन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम देखेंगे। सिमिलरली ये आपका एक इंट्रोडक्शन है। एक एक चीज, एक एक लाइन जो है जिस तरह पढ़ाई जाएगी आपको, एक एक सेंटेंस, उसी तरह जो है वो मैं एक एक सेंटेंस चेक कर रहा होता हूँ। छोटी से छोटी मिस्टेक जो है वो उसको चेक किया जा रहा होता है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे अक्सर बच्चों को तो ये भी पता नहीं होता कि हमने इंट्रोडक्शन जो है वो कितने सेंटेंस से जो है वो लिखना होता है। जी इंशाल्लाह ताला जी आपको फायदा होगा। दिस इज द थिंग दैट आई कैन से। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने वैसे सुना नहीं है कोई नेगेटिव फीडबैक। अल्लाह करे कि आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह फायदा होगा। सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर इंट्रोडक्शन। या अभी आप डेमो लेंगे तो थिंग्स वुड बी मोर क्लियर टू यू। तो उसके बाद ये है कि जी आपका 10 से 18 सेंटेंसेस का जो है इंट्रोडक्शन होता है। ये मैं सारा भी बताऊंगा। हमारे अक्सरियत को तो ये पता ही नहीं होता। देयर आर टीचर्स, वो मैंने खुद भी सुना है कि आप यहाँ से रट्टा लगा लें और बड़ा फैंसी करके इंट्रोडक्शन लिख लेना है। एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश एसे की जो डेफिनेशन है वो भी आगे आएगी, उसके मुताबिक ये आपने खुद लिखना होता है। दिस इज योर ओपिनियन। सो कोई रट्टे वाली चीज़ जो है वो यहाँ नहीं होगी। सारा कुछ जो है वो आप खुद जो है वो बना के लिखेंगे। ये सिर्फ मैं आपको एक ये दिखा रहा हूँ किस तरह जो है वो मैं डेली राइटिंग प्रैक्टिस जो है उसको जो है वो इंश्योर करता हूँ। जी जी, बाबर भी ओ हमारा बैचमेट है। ये फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, उसको हमने किस तरह चेक किया हुआ है, ये प्रेसी है। सो इससे कहने से मुराद ये है कि प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द डेली एग्जाम, ठीक है। लाइक जो कुछ पढ़ाया जाएगा अगले दिन 12-1 बजे तक वो आप असाइनमेंट जमा करा सकते हैं। फिर वो शाम की क्लास से पहले जो है वो आपको चेक होकर मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। सो देयर आर डिफरेंट एग्जाम्स। आप लोग डिफरेंट यानी एग्जाम्स के लिए यहाँ बैठे हैं। पीएमएस के भी हैं, जुडिशरी के भी हैं, सीएसएस के भी हैं, सीसी एग्जाम सिंध के भी हैं, केपीपीएमएस के भी हैं। सो जनरली स्पीकिंग, जस्ट टू बिल्ड ओवर टेम्पो, सीएसएस एग्जाम जी 1200 मार्क्स का होता है और 600 उसमें से कंपलसरी होते हैं, यानी कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं 600 नंबरों के, और 600 के ही आपके ऑप्शनल्स होते हैं। यही सारा कुछ जो है वो आपके पीएमएस और सीसी में भी होता है, सेम टू सेम। अब उसमें दो सब्जेक्ट्स हर एग्जाम में यही हो रहा है, चाहे वो सीएसएस हो चाहे वो पीएमएस हो, एक्सेप्ट जुडिशरी। जुडिशरी का जो एग्जाम है वो उनके मुताबिक जो है वो मैं एसए और प्रेसी को करा देता होता हूँ। सो दो सब्जेक्ट्स आते हैं जी। इंग्लिश ऐसे भी 100 नंबर का होता है, और उसके अलावा जो है आपका इंग्लिश प्रेसी का जो एग्ज़ाम है ये भी 100 नंबरों का होता है, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा फेलिंग रेशो इन दो एग्जाम्स में होती है। बच्चे अक्सर कह रहे होते हैं सर वो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर। बिलीव मी, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, वो ये है कि आप 10 के 10 सब्जेक्ट्स निकाल जाएंगे, आपको मसला जो है वो नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश ऐसे या कुछ साल इंग्लिश प्रेसी, दीज आर द गेट वेज टू योर सक्सेस। क्योंकि अगर आप इनमें कामयाबी लेंगे तो ही आप जो है वो रिटर्न क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे होते हैं वो इन्हीं एग्जाम्स में फेल हो रहे होते हैं, ठीक है। अब उसमें से अगर मैं इंग्लिश ऐसे की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो फेलिंग रेशो है वो आपकी इंग्लिश ऐसे के अंदर है। जस्ट सो सबसे ज्यादा जो आपकी फेलिंग आवाज रेशो नहीं आ है रही। इट इज इन इंग्लिश ऐसे पेपर, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल
98% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल। अब बात मेरी तरह गौर से सुनिएगा, व्हाट आई एम सेइंग। फॉर एग्जाम्पल 20,000 बच्चा पाकिस्तान में हर साल सीएसएस के लिए अपेयर होता है, और यही आपके पीएमएस वगैरह का भी हाल है, 15,000 10,000 बच्चा अपेयर हो रहा होता है। अब उसमें से अगर आप रिजल्ट उठा के देखें तो 20,000 में से सिर्फ और सिर्फ आपका 300 से कोई 450 बच्चा जो है वो इंग्लिश एसए का पेपर क्लियर कर रहा होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर नॉलेज नॉलेज नॉलेज, नॉलेज इज नॉट द की एज फार एज इंग्लिश एसे इज कंसर्न्ड। क्योंकि अगर नॉलेज की होता तो 20,000 बच्चा जो अपेयर हो रहा है उसमें से 19,500 बच्चा जो है वो फेल ना होता। यू नीड टू बी वेरी क्लियर, लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये जो 400 450 बच्चा पास हो रहा है, नॉलेज सबके पास होता है। जो भी एग्जाम में बैठने जा रहा है ऑब्वियसली उसने पूरा साल मेहनत की है, नॉलेज की बेस पे कोई फेल नहीं होता। आपने इंग्लिश एसे को अटेम्प्ट कैसे करना है, दैट इज द की। और ये हमारी अक्सरियत को नहीं पता। मार्केट में बहुत से लोग बैठे हैं, मैंने खुद भी पेपर चेक करवाए हैं। मतलब आप जिसके पास चले जाएं कोई एक नई कहानी बैठी है। जहां भी आप चले जाएं कोई कह रहा है इस तरह, कोई कह रहा है इस तरह। वो असल चीज पे आते नहीं है। जो उनका मेन मकसद होता है जस्ट ट्राई टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, उसका नतीजा ये होता है कि स्टूडेंट्स के साथ जो मर्जी हो जाए, बट देयर जो है वो एक यूनिकनेस जो है वो रहनी चाहिए। क्या चीज़ें होती हैं किस वजह से बच्चे फेल होते हैं, हम प्योर जो है वो एग्जामिनर पर्सपेक्टिव को लेकर चलेंगे। एफपीएससी जो है वो क्या कहती है, पीपीएससी वगैरह जो है वो क्या कहते हैं, उसी के मुताबिक जो है वो हम काम करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो है ये आपको फायदा होगा। बिकॉज सोचने वाली बात है कि जो 20,000 बच्चा गया है, अगर सिर्फ 400 बच्चा पास हो रहा है, अब 19,500 बच्चा ऐसा तो नहीं है ना कि जो बिल्कुल ही बगैर तैयारी के गया हो। लोग पढ़ के जाते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। मसला आता है सारा अपना जो नॉलेज है उसको आप पेपर पे लिखते कैसे हैं, दैट इज द की। सो ये सारा कुछ जो है वो हम देखेंगे। अब ये जो एफपीएससी है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसने कुछ रीजंस बताई हैं बच्चों के फेल होने की इंग्लिश एसए के पेपर में। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी जी, सर। आप हो सकते हो। यस, आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर, थैंक यू। सो एफपीएससी ने, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपका सीएसएस का एग्जाम लेता है, उसने कुछ रीजंस बताई हैं जिस वजह से बच्चे जो हैं वो फेल होते हैं। सबसे पहली रीजन है फॉल्टी स्ट्रक्चर। फॉल्टी स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि इंट्रोडक्शन में और आम जो आप आर्ग्यूमेंट का पैराग्राफ लिख रहे होते हैं उसमें क्या फर्क होता है। मतलब स्ट्रक्चर से मुराद ये आगे आएगा भी सही, मैं सिर्फ अभी एक टेम्पो बिल्ड कर रहा हूं कि आपके ऐसे में चार चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आप आउटलाइन लिखते हैं, उसके बाद आप एक चाय इंट्रोडक्शन लिखते बनाइए। हैं, उसके बाद जो है वो आप बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं, उसके बाद आप कंक्लूजन लिखते हैं। स्टूडेंट्स डू नॉट नो कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। उनका सिर्फ मेन मकसद होता है कि हम अपने पेपर को जो है ना वो सिर्फ नॉलेज से भर दें, इंफॉर्मेशन से भर दें, और उनका कोई गर्ज नहीं होती। स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट इवन देन फ्रॉम योर इंफॉर्मेशन। नॉलेज से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो स्ट्रक्चर है। इंट्रोडक्शन है तो वो कैसे लिखा जाता है, उसके स्टार्ट में क्या आना है, दरमियान में क्या आना है, एंड कैसे करना है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो बॉडी पैराग्राफ है, अक्सर बच्चे कहते हैं सर मैंने एक पैराग्राफ इतना लिखा है एक इतना लिखा गया है। नो, जब आप मेरे से पढ़ रहे होंगे तो आपके पैराग्राफ की लेंथ फिक्स्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी 6 to 8 सेंटेंसेस, और इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। बच्चों को ये नहीं पता होता, उनका कोई पैराग्राफ 10 सेंटेंस पे जा रहा होता है, कोई 4 पे आ रहा होता है, कोई 5 पे आ रहा होता है। दीज आर द थिंग्स दैट मेक श्योर कि आप जो है वो एग्जाम क्लियर ना कर सके। सो हमने इन चीजों का जो है वो ख्याल रखना है, जिसमें से फॉल्टी स्ट्रक्चर जो है ये आपका सबसे पहला फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो बच्चे इस एग्जाम में फेल होते हैं। दूसरी रीजन जो है वो दे डू नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक। इसके ऊपर मैं करता हूँ बात, जरा लेट मी चार्ज इट। देखिए तो करना वही। पढ़ेंगे कई तरह के क्यों किया है?
अनडाइड फिर सही करना है तो खाते भी रहना सही होते गल है ना योस्ट खाने पता किने मुड़ भी शेप में सॉरी जी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, ये अपने आप को म्यूट रखें जी, सो दैट इट इज नॉट इनकन्वीनियंट फॉर अदर्स। ब्रेकिंग हो रही है। अच्छा, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक, पहली रीजन है फॉल्टी स्ट्रक्चर, वो मैं सारा भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी बड़ी वजह पता है क्या है? दे डू नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब उसकी वजह क्या है? मैं खुद इधर से गुजर कर आया हूँ जी, बिल्कुल देसी स्टूडेंट, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, हम गांव से हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था। अब उसमें सीन ये है कि जब हम टॉपिक तैयार कर रहे होते हैं तो हम मोस्टली रट्टा लगा रहे होते हैं, उस टॉपिक के नोट्स बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एजुकेशन पे कोई ऐसे तैयार की है, और ऐसे क्या आया है? फॉर एग्जाम्पल ऐसे आया है, वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज। ठीक है, सवाल आया है ये वाला। अब चूंकि मैंने फॉर एग्जांपल रट्टा लगाया हुआ था एजुकेशन, उसकी सिग्निफिकेंस को, तो मैं सीधा इस पे जो है ना सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन लिखना शुरू कर देता हूं। मैं इस टॉपिक को समझ ही नहीं पाता। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ द फेल्यूर। जो टॉपिक दिया गया हो, आपने उस पे लिखना है रट्टा, क्रैमिंग लगा के, क्रैमिंग करके आप ये एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये एग्जाम उस बेसिस पे क्लियर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर वुमेन यूनिवर्सिटीज पूछा गया है ना, तो आपने वुमेन यूनिवर्सिटीज के बारे में ही बताना है। यू विल नॉट बी लाइक कि आप जो है वो को एजुकेशन के बारे में भी नहीं बता रहे होंगे। इवन लोग होते हैं ना कि मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन में ओवरऑल यूनिवर्सिटीज आती हैं, आपने बताना है सिर्फ वुमेन यूनिवर्सिटीज के वो उनकी क्या सिग्निफिकेंस हैं, वो किस तरह से जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। ये सेकंड मेन रीजन है। तीसरी चीज, इररेलीवेंट एंड रिपीटेड कंटेंट। मैंने अक्सर देखा है हमारे स्टूडेंट्स का मसला ये होता है। फॉर एग्जांपल आपको सवाल आया है इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि पाकिस्तान की जमहूरियत में कौन से मसाइल हैं। स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम 1947, पाकिस्तान बना था, 1956 आया है, 58 आया है, 62 आया है, करते करते भाई एग्जामिनर ने आपसे वो पूछा ही नहीं है। सो जो पूछा जाए जस्ट फोकस ऑन दैट। अब अक्सर स्टूडेंट्स का ये भी होता है कि सर हमें फलां टीचर ने ये कहा था। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे गए हैं इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, आपका हक ये बनता है कि मैक्सिमम जो पोर्शन है वो इश्यूज पे लिखें। बच्चे क्या करते हैं, 4-5 इश्यूज लिखते हैं और कोई 10-15 जो है ना वो रिकमेंडेशंस लिख देते हैं, जो पूछी ही नहीं गई बात, और एंड पे नतीजा क्या निकलता है? किस पे? वो फेल हो जाते हैं। काइंडली ये जरा म्यूट रखें जी। एंड पे जो नतीजा निकलता है दे गेट फेल्ड। पूछा गया है इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, उस पे आप सिर्फ 5 पैराग्राफ लिख रहे हैं। जो चीज पूछी ही नहीं गई, सर फलाने टीचर ने कहा था कि रिकमेंडेशंस लिखनी है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो पूछा जाए सबसे ज्यादा पोर्शन आपने उसी पे लिखना है, उसी पे लिखें 10-15 पैराग्राफ। रिकमेंडेशंस अगर जरूरत भी है तो 1-2 पैराग्राफ, उससे ज्यादा नहीं। सो जो पूछा जाए। अगला मेजर इशू जी हम देखते हैं ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंसेस, स्पेलिंग मिस्टेक्स, पंक्चुएशन एरर्स। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम लोग जब सीएसएस करने बैठते हैं ना, मतलब जब मैंने भी स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली मैं भी आपकी स्टेज से गुजर कर आया हूँ, सो आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ट्रू। जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो हम लोग ये सोचते थे कि शायद सीएसएस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हमें जो है ना वो हर चीज की इंग्लिश आनी चाहिए। शायद ये टफ इंग्लिश का एग्जाम है, मतलब फैंसी वोकैब आनी चाहिए, इतनी मुश्किल इंग्लिश हो कि हम जो है ना वो सोसाइटी में एक स्टैंड आउट कर सके, एक जो है ना वो डिफरेंस क्रिएट कर सके। ऐसा नहीं है। CSS is not an exam of tough English. It is not an exam of lengthy sentences. ठीक है, CSS को अगर आपने ये मेरे से पूछना है, सिंपल बट करेक्ट इंग्लिश। CSS के लिए क्या चाहिए? एंड इट इज ट्रू फॉर बोथ आपके PMS एंड जुडिशरी एग्जाम्स एज वेल। सिंपल बट करेक्ट इंग्लिश। और ये मैं सारी बातें अभी प्रूव करूंगा कि ये क्यों चीजें जो हैं वो जरूरी हैं। कोई डॉन की इंग्लिश की वोकैब, मतलब इतनी मुश्किल इंग्लिश जिसका आपको भी मतलब नहीं आता,
वो आपके एग्जामिनर को क्या मतलब आएगा। सो ये वाले काम आपने बिल्कुल जो है वो नहीं करने। सो ये दीज आर द 6 इश्यूज जो कि एफपीएससी बताती है जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द मेन थिंग जिससे अब हम ऐसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीएसएस में, पीएमएस में जब भी ऐसे आपको लिखने के लिए आता है, बिल्कुल उसको ऐसे नहीं लिखना शुरू कर देना होता। सबसे पहले जरूरी है कि आप समझें ऐसे है क्या, ये सब्जेक्ट है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक आप लिखते हैं। इंग्लिश ऐसे की जो डेफिनेशन है ना, इट इज द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज द ओपिनियन ऑफ द राइटर। राइटर कौन है? आप हैं जो पेपर के अंदर एग्जाम में लिख रहे हैं। राइटर कौन था? मैं था जो पेपर के अंदर लिख रहा था। क्या है? मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन मैटर करता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस पे आप ऐसे लिख रहे हैं। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि किताबों से रट्टा लगा के किसी और की बातें आपने पेपर पे नहीं छापनी। ये आपका एनालिटिकल एग्जाम होता है, जो सीएसएस है, जो पीएमएस वगैरह है, इसमें आपकी रीजनिंग, आपकी थिंकिंग का टेस्ट होता है। जितना आप सोसाइटी के ऊपर चीजें लिखेंगे उतना पास होंगे, जितना रट्टी रटाई बातें लिखेंगे उतना आपके लिए पास होना मुश्किल होगा। ठीक है। सो इंग्लिश ऐसे की डेफिनेशन है, इट इज द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द राइटर ऑन एनी गिवन टॉपिक। तो जब आपका ओपिनियन है तो फिर रट्टे वाली सारी बातें साइड पे हो जाती है। ठीक है। अगली चीज, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। सर आवाज नहीं आ रही। जी जी, सर ने खुद ही म्यूट किया हुआ था आवाज को, बिकॉज समटाइम्स कॉल्स भी आपको इस टाइम पे आ रही होती हैं। अच्छा, इंग्लिश ऐसे की जब आपको डेफिनेशन समझ आ गई है कि इट इज योर ओपिनियन, कोई रट्टे वाली चीज नहीं है, वो चीज साइड पे हो गई। अगली चीज है राइटिंग। राइटिंग की होती हैं दो किस्में। एक होती है कंटेंट राइटिंग जो आपने अभी तक की है, मैं इसको एकेडमिक राइटिंग भी कह सकता हूँ। ठीक है। मतलब ये जो अभी तक आपने असाइनमेंट्स बनाई है अपनी यूनिवर्सिटीज में, एफएससी में, ठीक है, और असाइनमेंट्स वगैरह जितना भी लिखा है, ये सारा आपका एकेडमिक राइटिंग, कंटेंट राइटिंग। इसमें टेस्ट किस चीज़ का था आपका? इसमें आपके नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन को जज किया जाता है। ठीक है। इस चीज में
जो आप लोग अभी तक करते आए हैं। काइंडली ये माइक अपने म्यूट रखें जी। सो दूसरी राइटिंग है टेक्निकल राइटिंग। बाय द वे सर इज आल्सो गेटिंग, ये ख्याल करें जी अपने माइक जो है वो म्यूट रखें। दूसरी राइटिंग होती है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग इज बेसिकली रूल बेस्ड राइटिंग। जो आपने अभी तक एकेडमिक राइटिंग की थी उसमें आपके नॉलेज का टेस्ट होता था। जो ये टेक्निकल बेस राइटिंग है, इट इज रूल बेस्ड राइटिंग। इसमें कुछ असूलों को फॉलो किया जाता है कि कोई इंफॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, वो लिखना कैसे है, किस तरह से उसको पेपर में लिखना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कितने सेंटेंस लिखने हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये है टेक्निकल राइटिंग। बेसिकली जो आपका इंग्लिश एसे है, इट इज यूअर टेक्निकल राइटिंग। इसमें जो अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं सर नॉलेज नॉलेज नॉलेज, नो, ये जो है रूल बेस्ड राइटिंग है। इंग्लिश ऐसे जो है वो कुछ असूलों के तहत जो है वो आप लिखते हैं। ठीक है, और वो असूल जो है वो हम सीखेंगे, दोज आर द पार्ट ऑफ योर स्ट्रक्चर ऑफ योर ऐसे। सो ये सारा डिफरेंस है। सारा फोकस नॉलेज पे नहीं होना चाहिए। वो एकेडमिक राइटिंग थी जो अभी तक करके आए हैं। इंग्लिश ऐसे में नॉलेज नहीं भी है, बिलीव मी। जब आपको एट द एंड ऑफ द सेशन आप पहुंचेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जब आपने एग्जाम में बैठना है तो आपने अपनी सोसाइटी को सोच के खुद से ऐसे बनाने। मैं यही करके आगे मैं आपको बताऊंगा भी सही। हमारा ऐसे आएगा, हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। Tidak, kamu nggak terlalu dari kan? Mau kondisi, kamu makan So I have actually removed, sorry. सो इंग्लिश ऐसे जो है ये आपकी रूल बेस्ड राइटिंग होती है। इसको आप कुछ असूलों के तहत लिखते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि जो आपके दिल में आया आप लिखते जा रहे हैं। हमारा फोकस यही होता है बाय द वे। हम एग्जाम में होते हैं तो बस हमारा होता है कि बस जो आ रहा है उसको लिखते जाएं। दैट इज़ नॉट द केस। आपने कुछ असूलों के तहत इसको लिखना है। वो क्या असूल हैं वो हम देखते हैं। दो चीज़ें हो गई। अगली चीज़ जो एक कन्फ्यूजन है वो भी मैं आपकी दूर करता जाऊं। पेपर में वैसे लिखा होता है कि जी आपने कोई 2500 वर्ड्स का, 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। ठीक है, ये भी एक मिथ है। मैंने आज तक कोई 1600 से ऊपर वर्ड्स का ऐसे कभी नहीं लिखा, टू बी मोर फ्रैंक। चाहे वो 2021 हो, चाहे वो 2023 हो। उससे मुराद ये है कि आपने क्वालिटी कंटेंट लिखना है, क्वांटिटी वाली बात नहीं है। वो किसी दौर में हम कहते थे ना कि शायद एग्जामिनर जो है वो सफ़े गिनता है। नो, सीएसएस के पेपर में, पीएमएस के पेपर में वो आपका ऐसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ता है। अगर वो क्वालिटी कंटेंट है तो आप जो है वो आराम से इधर क्या नाम है 1600 के ऊपर जो है वो भी आप पास कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग। 15 से 18 पैराग्राफ दूर की बात है, मैं वैसे 10 पैराग्राफ लिख के आता रहा हूँ हमेशा। मेरा एक हाल मार्क था, क्योंकि जब हम पैराग्राफ फिक्स्ड होते हैं हमारे सारा कुछ तो आपका एक टेम्पो बन जाता है। बट यह है कि मैं आप लोगों को अभी 12 पैराग्राफ्स पर ट्रेन कराऊंगा ताकि आप लोग पेपर में जाके 10-12 तक कर आए, तो दैट वुड बी फाइन। सो लेंथ डज नॉट मैटर इन योर essay, quality matters, and this thing should be there, and you need to keep these things in your mind. अगली जो चीज है, नो क्रैमिंग, नो रट्टा। दिस शुड बी वेरी क्लियर। ऐसे आ गया है वुमेन यूनिवर्सिटीज के ऊपर एज एजेंट्स ऑफ चेंज। आप किस तरह उसमें एजुकेशन की सिग्निफिकेंस पे रटी रटाई बात लिख सकते हैं? थोड़ी देर आप वहां बैठे सोचें कि वुमेन यूनिवर्सिटीज का क्या किरदार है। आपने सिर्फ उसी किरदार के ऊपर बात करनी है, किस तरह से वो उनको एम्पावर कर रहा है, उनको इकोनॉमिकली, उसके अलावा उनको सोशली, उसके अलावा उनको डोमेस्टिक हवाले से। सो ये सारा कुछ आप उसके अंदर लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, गुड ऑब्जर्वेशन एंड डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। हमेशा से मैं जब भी ऐसे लिखता हूं हवाई बातें नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं कि
व्हीकुलर एमिशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की कॉज है, यानी गाड़ियों का धुआं। तो मैं हवाई बातें ना कर रहा हूं, मैं उसकी कोई एग्जांपल दूं कि जी स्मोक जो है वो लाहौर में वो गाड़ियों के धुएं की वजह से होती है। आई कैन से समथिंग लाइक दिस, कोई एग्जांपल दे सकता हूं। ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल दिस इज ओवर 25th बैच, 2 साल हो गए। 2 सालों से मैं ये स्टूडेंट्स को करा रहा हूं कि आपने जो भी पैराग्राफ लिखना है, जो भी आर्ग्यूमेंट लिखना है, अपनी बात को दलील से, सबूत से साबित करने। वो जब हम मजीद पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किन तरीकों से आप ये दलील और सबूत से अपनी बात को साबित कर सकते हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ एग्जांपल्स। अब इससे मुराद ये नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल जंगलों में ऑब्जर्वर बन के बैठ जाएं। इससे मुराद ये है जो आपकी सोसाइटी में चल रहा होता है आप उसके मुताबिक एग्जाम्पल दे सकते हैं। 2023 में मेरा ऐसे आया, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अब मैंने उसके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट लिखा था कि लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार हो रहे हैं। मैंने इसके ऊपर पैराग्राफ लिखा। अब मैंने इसकी एग्जाम्पल क्या दी, उन दिनों जो है वो खबरों में चल रहा था कि इंडिया के अंदर कोई पबजी गेम है, उसकी वजह से कोई 14 लोगों ने जो है ना वो सुसाइड की है। तो मैंने अपने उसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए क्या कहा कि फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया 14 पीपल कमिटेड सुसाइड्स ड्यू टू द ओवर यूजेज ऑफ मोबाइल। क्योंकि मोबाइल इटसेल्फ एक टेक्नोलॉजी है। सो आपने डेली लाइफ एग्जांपल्स को जितना इस्तेमाल कर सकते हैं वो यूज करना है। ये आपके ऐसे की रिक्वायरमेंट है। योर ओपिनियन, कोई रट्टे वाली राइटिंग नहीं चाहिए। ठीक है, टेक्निकल असूल बेस्ड राइटिंग। और उसके अलावा डेली लाइफ एग्जांपल अपनी बात को दलील से साबित करना है। और इस दफा तो 2026 के पेपर में एग्जामिनर ने खुद लिख दिया था कि आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को डेली लाइफ एग्जांपल से साबित करना है। सो यू पीपल वुड बी डूइंग इट इंशाल्लाह ताला। आपको इन्हीं चीजों के ऊपर ही मैं ट्रेन करूंगा। अब एक और मिथ पे आते हैं। 100 नंबर का आपका एस्से का पेपर होता है। हम लोग समझते हैं कि शायद सारे नंबर जो है ना वो नॉलेज पे होते हैं। अगर नॉलेज का टेस्ट होता ना तो 20,000 में से 19,500 बच्चा हर साल फेल ना होता। ठीक है, एक्चुअल में ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है। इंग्लिश एस्से को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 20 नंबर आपके स्ट्रक्चर के होते हैं, अगली स्लाइड में आ रहा है। 20 नंबर होते हैं आपके नॉलेज के, वो भी तब मिलते हैं जब रेलिवेंट लिखें। ये ना हो कि आपसे पूछा गया है जी फॉर एग्जांपल इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, और आप अपना सारा ऐसे लिख रहे हैं रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव डेमोक्रेसी, फिर नहीं मिलेंगे नंबर। जो पूछा गया हो, योर होल फोकस शुड बी ऑन दैट एस्पेक्ट। 20 नंबर इस चीज के होते हैं। 20 नंबर होते हैं ग्रामर के, बी वेरी क्लियर। मुश्किल इंग्लिश, टफ वोकैब, ये चीजें आपको अच्छे नंबर नहीं दिलवाएंगी। हाँ, करेक्ट इंग्लिश इज द की टू सक्सेस। सिंपल लिखे, सादा लिखे, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट लिखे। बेशक आधी लाइन का सेंटेंस बन जाए। जब आप सेशन में आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ अपने पेपर्स भी शेयर करूंगा जो मेरे अटेम्प्ट किए हुए एसेज हैं। तो यू पीपल वुड गेट एन आइडिया कि कोई टफ वोकैब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सादा से इंग्लिश है। बिकॉज व्हेन आई से कि इट इज योर ओपिनियन, तो जो आपका चेकर है ना उसको बात समझ आनी चाहिए। जब इतना मुश्किल करके चीजें मुश्किल करके लिखेंगे, अगर चेक करने वाला आपकी बात को समझ ही ना सका तो वो फिर आपको नंबर कैसे देगा। ठीक है। सो इस चीज का आपने ख्याल करना है। ग्रामर, आर्ग्यूमेंट, आप कन्विंस कैसे करते हैं एग्जामिनर को। मैंने कहा कि जी टेक्नोलॉजी के ओवर यूज की वजह से लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार हो रहे हैं। तो मैंने अब एग्जामिनर को इस बात पे कन्विंस करना है। मैं कैसे करूंगा, वो इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर उसके हैं, वो जो मैंने अभी आपको कहा कि आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, आप कोई कोटेशन लिख सकते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए। ये सारा कुछ एक एक चीज आपको बताई जाएगी। अभी सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इनके नंबर कितने होते हैं। 20 नंबर होते हैं एक्सप्रेशन के, वो जो सुर्खी बॉर्डर होता है। ये नहीं है कि पूरे पेपर के ऊपर मुश्किल इंग्लिश आ जाए। हाँ, कभी कभी पूरे एक आध पेज पे कोई एक अच्छा सा वोकैब यूज कर लिया, कोई एक अच्छा सा ईडियम यूज कर लिया। सो इससे मुराद होता है एक्सप्रेशन। सो ये आपके 100 नंबर इस तरह बनते हैं, 20 स्ट्रक्चर के, 20 कंटेंट यानी नॉलेज के, 20 ग्रामर के। आपने तमाम चीजों पे काम करना है। अभी हम एक एक चीज को देखते हैं, आपको आइडिया वो हो कर लूंगा जाएगा। बाबू, बड़े शौक से लेता हूँ मैं वो। स्ट्रक्चर से क्या मुराद है जी,
जिस तरह आपकी एक बिल्डिंग का मैप होता है ना, कि मैंने यहाँ एक कमरा बनाना है, यहाँ दरवाजा होगा, यहाँ विंडो होगी, इसी तरह एसे का भी एक मैप है कि मैंने सबसे पहले आउटलाइन लिखनी है, फिर मैंने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मैंने बॉडी पैराग्राफ्स, फिर मैंने कंक्लूजन, एक एक चीज सिखाई जाएगी। डेमो है तो मैं एक ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। आउटलाइन लिखेंगे आप सबसे पहले, कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा है मेरी सारी टेक्निक मैथमेटिकल होगी। हम 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से पूरा ऐसे लिखेंगे एंड यू वुड सी इट। ठीक है। 5% ऑफ योर टोटल ऐसे, मतलब अगर आपका पूरा ऐसे कोई 15 से 16 सफ़ों पे गया है, तो तकरीबन 1.5 पेज की आपकी जो है ना आउटलाइन हो जाए। ठीक है, 2 सफ़ों की, 1.5 2 सफ़ों का आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। मैक्सिमम पोर्शन होता है आपके बॉडी पैराग्राफ्स का। 75% पोर्शन होता है आपके बॉडी पैराग्राफ्स का, मतलब जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। लास्ट पे आपका आता है कंक्लूजन। मतलब सबसे पहले आप आउटलाइन लिखते हैं, ये क्या होता है, अभी सारा कुछ आ रहा है। अभी सिर्फ मैंने आपको बताया है लोग फेल किस तरह होते हैं, ऐसे होता क्या है, असूलों के मुताबिक लिखने हैं, नॉलेज के कितने नंबर है, दिस इज द थिंग। सबसे ज्यादा पोर्शन आपका होता है बॉडी पैराग्राफ्स पे। ठीक है। ये कुछ असूलों के तहत लिखी जाती है आउटलाइन। आउटलाइन कैसे बनाते हैं ये अभी आगे आ जाती है, आपको मैं बता देता हूं। अगर आप वो असूल फॉलो नहीं करेंगे ऐसे के, मतलब जो आपके दिल में आया आप लिखते जाएंगे और आपने स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, तो बिलीव मी आपके 100 में से 0 नंबर भी आ सकते हैं, 2 नंबर भी हमने देखे हैं, इवन 4 मार्क्स भी देखे हैं आउट ऑफ 100। अब इससे मुराद ये नहीं है कि क्या उन बच्चों ने कुछ भी नहीं लिखा, उन्होंने पूरा 20 25 सफ़ों का ऐसे लिखा है, बट चेक करने वाले ने उसे 4 नंबर दिए। क्यों? ना उसे पता है आउटलाइन कैसे लिखनी है, ना उसे पता है इंट्रो कैसे लिखना है, जो उसके दिल में आ रहा है वो लिखता जा रहा है, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलते। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई से स्ट्रक्चर, तो ये वही रूल्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि इट इज रूल बेस्ड राइटिंग। ठीक है। देखते हैं कि इससे क्या मुराद है। सबसे पहले आप आउटलाइन लिखते हैं, फिर इंट्रो लिखते हैं, फिर सबसे ज्यादा बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं, कंक्लूजन। अब आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन इज योर 100% समरी ऑफ योर एसे, कि अगले पूरे एसे में आपने क्या कुछ लिखना है, वो आप अपनी आउटलाइन में मेंशन करते हैं। क्या आपने कभी अपनी बुक का कंटेंट पेज देखा है? कोई भी किताब ले लें, उसके ऊपर लिखा होता है चैप्टर दिस ऑन पेज नंबर दिस, चैप्टर दिस ऑन पेज नंबर दिस। यही काम आपके ऐसे में आपकी आउटलाइन करती है। ठीक है। जिस तरह आपके बुक के चैप्टर की आउटलाइन कंटेंट पेज बता रहा होता है कि इस सफे पे है, आउटलाइन इसी तरह बता रही होती है कि कौन सा पैराग्राफ किसके बाद है, किससे पहले है। सो इट इज द 100% समरी ऑफ योर एसे। अगली बात, आप जो है वो अपनी लाइन, आउटलाइन जो है, वो हेडिंग्स की फॉर्म में लिखते हैं या सब हेडिंग्स की फॉर्म में। यू राइट योर आउटलाइन इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। अब इससे क्या मुराद है? अब अक्सर बच्चे आते हैं, सर फलानी मैडम ने ये कहा था कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर जो है ना पैराग्राफ भी लिखते हैं, थीसिस स्टेटमेंट या बला बला। एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब आपने कभी कंटेंट पेज में चैप्टर के नाम के अलावा कुछ नहीं देखा, आज तक मैंने कंटेंट पेज पे कभी कोई पैराग्राफ नहीं देखा, तो आपने अपनी आउटलाइन में ये सेंटेंस लिखना शुरू नहीं कर देने पैराग्राफ की फॉर्म में। योर आउटलाइन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग। आई विल टीच यू इन अ प्योर मैथमेटिकल वे कि फुल स्टॉप, कॉमा, ईच एंड एवरीथिंग जो है, कहाँ पे कैपिटल लिखना है, कहाँ पे नहीं, ये सारा कुछ आपको लिखना सिखाऊंगा। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आउटलाइन होती क्या है। सवाल आया है कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है जमीन का, इसकी क्या कॉजेज है। आपने आगे पैराग्राफ लिखना है वेहिकुलर एमिशन पे, आपने डिफोरेस्टेशन पे, तो आप आउटलाइन में क्या लिखेंगे? वेहिकुलर एमिशन जैसे चैप्टर का नाम होता है, डिफोरेस्टेशन जैसे चैप्टर का नाम होता है, बस। इसके अलावा वो पैराग्राफ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। आउटलाइन लिखने के 2 तरीके हैं।
फ्रेज या सेंटेंसेस। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है आपकी एस्से की टाइप्स है। एक को आप कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, आगे आ रहे हैं स्लाइड्स में, एक को आप कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव। जो डिस्क्रिप्टिव एस्से की आउटलाइन है वो आप लिखते हैं फ्रेज की फॉर्म में। आपका सवाल होगा सर फ्रेज क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स जिसके अंदर कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ना हो। एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, ये फ्रेज है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, आगे आ जाना है, मैं सारा आपको समझाऊंगा। उसकी आउटलाइन आप फ्रेज में बनाते हैं, बच्चों को नहीं पता होता, दे मिक्स थिंग्स। ठीक है, सिमिलरली सेंटेंसेस, एक आपका होता है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। ठीक है, उसकी जो आप आउटलाइन बनाते हैं वो सेंटेंस की फॉर्म में बनाते हैं। स्टूडेंट्स डू नॉट नो दिस फैक्ट, क्योंकि इसके असूल हैं। ये उन्हीं असूलों के मुताबिक आपने लिखने हैं, जो ये असूल बने हुए हैं, तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता। मतलब अब मेरी दफा दोनों ऐसे ऐसे आए थे जो मैंने जिंदगी में फॉर एग्जाम्पल उधर ही बैठ के बनाए थे। और मैं हमेशा यही करता हूं, दिस विल बी द थिंग। आप लोगों को भी मैंने इसी चीज के ऊपर ही ट्रेन करना है। लाइक इट विल नॉट बी लाइक के बस आपको रट्टा लगवाया एंड अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन। अगेन मेरी टेक्निक मैथमेटिकल होगी, ये बात जेन में रख ले कि आपके इंट्रोडक्शन में 10 से 18 सेंटेंस होने चाहिए। ठीक है, अब उन 10 से 18 सेंटेंस में लिखना क्या है ये आप पे नहीं छोड़ा जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा कि पहले 3 में क्या लिखना है, अगले 3 में क्या लिखना है, अगले 11 में क्या लिखना है, अगले 1 में क्या लिखना है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस सेशन, प्योर मैथमेटिकल। उसका ये होगा कि जिंदगी में दुनिया जहान का कोई भी टॉपिक आ जाए आपके लिए मसला नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है जी थीसिस स्टेटमेंट। बिलीव मी देयर आर अकेडमीज जो कि थीसिस स्टेटमेंट के नाम के ऊपर चल रही है। वो जान के इतना मुश्किल बनाते हैं कि आप लोग जो है ना वो कहते हैं कि पता नहीं सर क्या चल रहा है। एंड वन मोर थिंग, सोशल मीडिया पे हर बंदे या बंदी से इन्फ्लुएंस या इन्वेस्ट नहीं होया जाता। ठीक है, जहां से भी ऐसे पढ़ना है ट्राई टू गो टू द जेन्युइन पीपल। देयर विल बी पीपल ऑन इंस्टाग्राम, लाइक हम भी देखते रहते हैं, हमारे बैचमेट्स ही हैं, मतलब चीजें इतना मुश्किल करके बताते हैं एंड दे प्रिटेंड लाइक दे हैव कम फ्रॉम अनदर प्लेनेट। ऐसा कुछ भी नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट भी इंतहाई आसान है। वो आपके लिए मुश्किल सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आप उनके व्यूअर्स बढ़ाएं। आप देखेंगे उनके पास जाएंगे, चीज सिंपल होती है, उसको जो है ना बेचने का एक अंदाज होता है। सो अवॉइड दोज थिंग्स। सोशल मीडिया पे हर चीज से इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता। ट्राई टू लर्न इट फ्रॉम द जेन्युइन पीपल, मेरे से सीख लें कहीं और से, बट दिस इज हाउ यू पीपल नीड टू हैव द स्ट्रेटेजी। थीसिस स्टेटमेंट हम देखेंगे बिल्कुल सिंपल मैनर में, एक सेंटेंस पे मुश्तमिल होती है और हम इसको इंतहाई सिंपल मैनर में बनाएंगे, ये इसी फार्मूले से 3 3 1 11 के। उसके बाद हम चलते हैं जी बॉडी पैराग्राफ्स। हर आर्ग्यूमेंट यानी जो बात आपसे पूछी गई है, इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, रिग्ड इलेक्शंस, धांधली ज़दा इलेक्शन, ये सारे आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। इनके ऊपर आपने पूरा पूरा एक पैराग्राफ लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, पहली बात, मैथमेटिक्स, मेरा हर बॉडी पैराग्राफ 6 से 8 सेंटेंसेस का होगा, जिस अंदाज से मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। और 6 से 8 से मुराद ये नहीं है कि उसके बाद आपको फ्रीडम है जो दिल करे इन 6 से 8 सेंटेंसेस में लिखें, नो। मैं आपको ये लिखना सिखाऊंगा कि पहला सेंटेंस कैसे लिखा जाता है और पहले सेंटेंस के कितने कंपोनेंट हैं, उसके भी 3 कंपोनेंट हैं। ये हम सारा कुछ जो है ये देखेंगे जिस दिन पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में क्या आना है, तीसरे और चौथे में क्या आना है, पांचवें में क्या आना है, छठे में क्या आना है, सातवें में, आठवें में, पूरे का पूरा आपको फार्मूला बताया जाएगा। फिर दुनिया जहान का कोई पैराग्राफ आ जाए, यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट दैट। एक चीज ये हो गई, ये मैथमेटिकल टेक्निक, यही सारा कुछ है। अगली इंपॉर्टेंट बात, देयर शुड बी ओनली वन आर्ग्यूमेंट, ओनली वन आइडिया इन योर वन बॉडी पैराग्राफ। मतलब क्या, इससे मुराद ये है कि अगर आप रिग्ड इलेक्शंस, धांधली ज़दा इलेक्शंस के ऊपर पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, तो आपने पूरा पैराग्राफ रिग्ड इलेक्शंस के ऊपर ही लिखने हैं।
हमारे बच्चों का मसला क्या है, इंफॉर्मेशन फ्लडेड होते हैं, बहुत ज्यादा पड़ा होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम हर चीज को ही जो है ना वो पैराग्राफ में एडजस्ट कर दें। वो रिग्ड इलेक्शन से शुरू होते हैं, वो पॉवर्टी पे जाते हैं, वो इलिटरेसी पे जाते हैं, वो इन्फ्लेशन पे जाते हैं। उनको खुद नहीं समझ आती कि बॉडी पैराग्राफ का मकसद मतलब ये होता है कि उसमें आप एक ही आर्ग्यूमेंट एक्सप्लेन करते हैं, कोई दूसरी बात नहीं करनी। और वो एक आर्ग्यूमेंट कैसे एक्सप्लेन होता है, 6 to 8 सेंटेंस, एक एक सेंटेंस आपको लिखना सिखाऊंगा। दिस वुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। म्यूट रखें जी। ठीक हो गया। चौथा कंपोनेंट होता है कंक्लूजन। जस्ट लाइक यूर इंट्रोडक्शन, आपका कंक्लूजन भी 10 से 18 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होता है। एक और चीज, आई विल नॉट बी डीलिंग थिंग्स इन टर्म्स ऑफ पेजेस। सर 25 पेजेस, 20 पेजेस, नो। आई विल बी डीलिंग थिंग्स इन टर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे इंट्रोडक्शन के 18 सेंटेंस होते हैं, इसी तरह कंक्लूजन के होते हैं। इसका फार्मूला भी वही मैं आपको सिखाऊंगा कि पहले सेंटेंस में क्या आता है, अगले 10 सेंटेंसेस में क्या आता है, अगले 4 से 5 सेंटेंसेस में क्या आता है। ईच एंड एवरीथिंग आई विल टीच यू इन अ प्योर मैथमेटिकल मैनर। वाई स्टूडेंट्स फेल, ये चीज आपको बताता जाता हूं। स्टूडेंट्स जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं, आइडियली स्पीकिंग इन दोनों की लेंथ बराबर है। वैसे ही मैंने कहा आप लोगों के नॉलेज के लिए, क्योंकि ये क्लास में तो मैं कराता हूँ फॉर द स्टूडेंट्स हु वुड बी ज्वाइनिंग, हम इसके ऊपर फुल प्रैक्टिस करेंगे, बट फॉर अदर्स एज वेल। आइडियली स्पीकिंग 18 सेंटेंसेस का इंट्रो होना चाहिए, 18 का कंक्लूजन। इंट्रो ऐसे के शुरू में लिखा जाता है, कंक्लूजन एंड पे लिखा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, शुरू में टाइम बहुत ज्यादा होता है, इंट्रो 18 का होता है, जब आखिर पे पहुंचते हैं 2 सेंटेंसेस का कंक्लूजन लिख देते हैं और फेल हो जाते हैं। एंड देन दे से कि सर जी वो तो हमने तो पूरा ऐसे लिखा था, पता नहीं एग्जामिनर को क्या हो गया था। एग्जामिनर को कुछ नहीं हुआ। ऐसे के 4 स्ट्रक्चर, ऐसे के 4 स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट्स हैं। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन। जब आपने कंक्लूजन कॉम्प्रोमाइज कर दी है, यानी स्ट्रक्चरली चीजें रॉन्ग हो गई हैं, फिर आप पास नहीं हो सकते। ये वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 4 नंबर आ रहे होते हैं, 5 नंबर आ रहे होते हैं। ये अगर 18 का है तो ये भी 18 का है, तो सर कैसे पूरा करेंगे। वी विल बी लर्निंग दोज टेक्निक्स कि किस चीज को हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, किस चीज को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ना ना, कंक्लूजन अलहदा पे है। ये चीजें हैं जी, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड देन आखिर पे कंक्लूजन। बॉडी पैराग्राफ अलहदा चीज है, कंक्लूजन अलहदा चीज है। तमाम बॉडी पैराग्राफ्स के बाद एक दफा फिर कंक्लूजन में आप पूरे ऐसे की समरी देते हैं। आई विल टीच यू दोज थिंग्स, मतलब सेंटेंस बाय सेंटेंस, वो मसला नहीं है। 20 नंबर हो गए स्ट्रक्चर के। अगले 20 नंबर होते हैं कंटेंट के, नॉलेज के। ग्रामर के लिए कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी? अच्छा, फॉर मी, अगर आप एक सिंपल सेंटेंस, एक पैराग्राफ, में आपको आज की असाइनमेंट भी दूंगा, मतलब हाल तो आज डेमो क्लास है, बट सर का टीचिंग मेथड इस तरह से है कि आज भी आपको छुट्टी वाला सीन नहीं होगा। उसमें आपने एक पैराग्राफ लिखना होगा। अगर आप एक सेंटेंस सही तरह से बना सकते हैं, फॉर मी दिस इज मोर देन एनफ। बाकी आप मेरे पे छोड़ेंगे, क्योंकि हमने आपको रिगोरस प्रैक्टिस करानी है। ये जो पूरा महीना होगा आप डेली असाइनमेंट्स लिख रहे होंगे, मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इंशाल्लाह ताला उसमें से अगर आप सेंटेंस बना सकते हैं, मोर देन एनफ। नॉलेज भी मैंने आपको पढ़ाना है, स्ट्रक्चर भी मैंने पढ़ाना है, एक एक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो भी मेरी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। फिर आता है जी कंटेंट ऑफ एन एसे, 20 नंबर का है। इससे मुराद ये है कि मटेरियल रिटन इन एन एसे, ये वही वाली चीज है नॉलेज, जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होते हैं। सर नॉलेज नॉलेज नॉलेज, नो। नॉलेज सिर्फ 20 नंबर का होता है, वो भी तब मिलते हैं जब आप रेलिवेंट लिखते हैं। रेलिवेंट नहीं लिखेंगे फिर कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल गलत करते हैं जी। देयर आर सी एस पीज जी, जो बिल्कुल, अब मैं क्या कहूँ, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में चलें जैसे भी उनका हो जाता है, एंड फिर वो गलत चीज़ें सोशल मीडिया पे लगाते हैं। आई नो, मतलब मेरे बैचमेट्स भी हैं। दैट्स वाई आई हैव टोल्ड यू पीपल के सोशल मीडिया में हर बंदे या बंदी से इम्प्रेस या इन्फ्लुएंस नहीं हुआ जाता। थोड़ा सा जो है वो ज़रा एक जेन्युइन चीज़ भी उसमें देखा गया है।
इस तरह नहीं है, ये ऐसे के स्ट्रक्चर के बिल्कुल खिलाफ है। सो आपने चारों चीजें हैं उनकी अलहदा सिग्निफिकेंस है। सो मटेरियल रिटन इन एन एसे, इसके 20 नंबर हैं, मिलेंगे तब जब रेलिवेंट लिखेंगे। सवाल अगर आया हुआ है इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, तो भाई आपने डेमोक्रेसी के इश्यूज बयान करने हैं। ये नहीं है कि इश्यूज 4-5 हैं और रिकमेंडेशंस 15-20 हैं। नो, 10-15 रिकमेंडेशंस नहीं हो सकती, सिर्फ 1 से 2 पैराग्राफ में आपने उसको समअप करना है, क्योंकि वो पूछा ही नहीं गया। जो सबसे ज्यादा फोकस होगा, जो पूछा जाएगा, उसी पे लिखेंगे। अगर आप रेलिवेंट कंटेंट नहीं लिखते, बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं, इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, सर वो पाकिस्तान 1947 से बना, 56, 62, 73, पूरी कहानी सुना देते हैं, जो पूछा गया होता है उसके ऊपर सिर्फ 2 से 3 जो है वो पैराग्राफ्स लिखते हैं। मैं आखिर पे आप तमाम लोगों की क्यूरीज को आंसर करूंगा, जरा इसको हम फ्लो में एक दफा एंड कर लें। तो बस ये एंड ही होने वाला है, कोई इतना इशू नहीं है। फिर आई विल नॉट गो जब तक आपकी तमाम क्यूरीज आंसर्ड नहीं होती। रेलिवेंट कंटेंट नहीं लिखेंगे तो देयर आर स्टूडेंट्स जिनके आप नंबर देखते हैं, सर लिखा तो सारा सही था लेकिन 15 नंबर आए हैं। ये वो चीज है कि जब आप कहानियां लिख रहे होते हैं पीछे से, जो चीज पूछी गई होती है उसको कम टाइम देते हैं। टॉपिक इज वुमेन यूनिवर्सिटीज, आप जो है वो एजुकेशन की सिग्निफिकेंस पे लिख रहे हैं। नो, वुमेन यूनिवर्सिटीज है तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। ठीक हो गया, ये एलिमेंट आपने देखना है। 20 नंबर इसके हैं। 20 नंबर ग्रामर के हैं। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी बात की है कि मेरे नजदीक ग्रामर से क्या मुराद है, सिंपल लिखें लेकिन करेक्ट लिखें। दिस इज द की टू सक्सेस इन इंग्लिश एसे एज वेल एज प्रेसी। अब मुश्किल लिखने के चक्रों में, मुश्किल वोकैब लिखने के चक्रों में अगर आप अपनी बात एग्जामिनर को नहीं समझा पा रहे तो कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा ये है कि अगर आपने कहा है कि जरा एग्जामिनर इंप्रेस होगा, मैं कोई 4-4, 5-5 सेंटेंसेस यानी लाइनों का एक सेंटेंस लिखूं, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आप पंक्चुएशन मिस्टेक्स करें, उसमें चांसेस होते हैं कि आप टेंसेस का इस्तेमाल सही ना करें। तो आपने ऐसी किसी चीज में नहीं पढ़ना। सिंपल बट करेक्ट इंग्लिश, बेशक आधे लाइन का भी सेंटेंस क्यों ना हो जाए। मैं आपको अपने एसेस दिखाऊंगा, लाइक चौथे या पांचवें लेक्चर में जब हम ये चीजें कर लेंगे कुछ, तो ताकि आपको रियलाइज होगा कि दीज थिंग्स डू नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज सिंपल बट करेक्ट इंग्लिश। ठीक है। ऐसे भी आपने स्टूडेंट्स देखे होंगे, आप कहते होंगे सर ये पता नहीं बड़ा अनफॉर्चुनेट बंदा या बंदी है जो 36 के ऊपर फेल हो गया है, 40 आर द पासिंग मार्क्स। तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर भी ठीक होता है, कंटेंट भी होता है, लेकिन वो मुश्किल या दूसरों से यूनिक होने के चक्करों में वो ग्रामर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, तो उनके नंबर जो है वो कट रहे होते हैं। 1 ग्रामर मिस्टेक मतलब 1 नंबर कटता गया, अनदर मिस्टेक 1 कटता गया। सो इस तरह से आपने चीज़ों का ख्याल रखना है। सो उसका बेहतर हल ये है, सिंपल लिख लें लेकिन करेक्ट लिखें। 20 नंबर के जी आपके एक्सप्रेशंस होते हैं। कभी कभी जो है कोई अच्छा एक्सप्रेशन यूज कर दिया, कभी कभी जो है वो कोई एक आध अच्छी वोकैब यूज कर दी। ये नहीं है कि पूरा पेज ही वोकैब से भरा पड़ा है। कभी कभी कोई सेमी कॉलन या कोई कॉलन से इस तरह चीजें कर ली, तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं जस्ट टू, मतलब वो क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ योर एसे, सुर्खी पाउडर लगाने के लिए। ठीक है, ये आप इस तरह कर सकते हैं। इसके भी 20 नंबर होते हैं, सिर्फ नॉलेज के नहीं होते। स्ट्रक्चर, इंट्रो कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखना है, आउटलाइन, 20 नंबर इसके। नॉलेज के 20 नंबर मिलेंगे कब, जब रेलिवेंट लिखेंगे। ग्रामर के 20 नंबर सिंपल लिखें लेकिन करेक्ट इंग्लिश लिखें, 60 हो गए। एग्जामिनर को कन्विंस कैसे करना है, जो अगला आपका आर्ग्यूमेंट है, द वे यू कन्विंस एन एग्जामिनर। मतलब उसने कहा है कि आपने कहा है कि जी रिग्ड इलेक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान में जमहूरियत का सबसे बड़ा मसला है, एग्जामिनर को कैसे कन्विंस करेंगे। एक तरीका है हवाई बातें करते जाएं, इलेक्शन रिग्ड होते हैं, लोग ये होते हैं वो होते हैं। नो, एक चीज है उसमें आप जस्टिफिकेशन दे देते हैं, कोई एग्जाम्पल दे देते हैं कि जी 2024 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन, ठीक है, अभी जो जीबी में इलेक्शन हुआ है, तो उससे आपकी बात को एक वेटेज मिल जाता है, दलील मिल जाती है, सबूत मिल जाता है, आपको नंबर ज्यादा मिल जाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये जो डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, ये जो जस्टिफिकेशन है, इट इज मस्ट। और ये क्यों मस्ट है, देखिए ना, 100 बच्चों का पेपर एग्जामिनर चेक कर रहा है,
98 बच्चा ऐसा है जिसने हवा में बातें की हुई हैं, ये भी होता है, ये भी होता है। देयर आर टू स्टूडेंट्स उनमें से जिन्होंने डेली लाइफ एग्जाम्पल, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई कोटेशन, किसी की कही हुई बात, तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा कि इसने पहले बात की है, फिर उसने उसको जस्टिफाई किया है। सो दिस इज द टेक्निक दैट आई विल टीच यू, और ये पिछले 2 सालों से हम लोग ये कर रहे हैं। 80 नंबर हो गए, 20 नंबर होते हैं कभी कभी, कोई अच्छा एक्सप्रेशन यूज कर दे। सो इस तरह से आपके 100 नंबर बनते हैं एसे के। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एसे। आपकी एक और मिथ भी दूर करता जाऊं जी। मैं खुद हमारे अपने बैचमेट्स जो सोशल मीडिया के ऊपर है जी, इतना बच्चों को कंफ्यूज किया होता है। पता नहीं कोई 70 से 75 किस्में बनाई होती हैं उन्होंने एसेस की। वही सिनोनिम्स, कोई नैरेटिव है, कोई पता नहीं एक्सपोजिटरी है, कोई बला बला बला। मकसद क्या होता है कि मैं कोई एक नई बात करूं, लोग व्यूअर्स यानी हमारे बड़े, उनका मकसद जो है वो आपकी इस्लाह नहीं होता। उनका मेन मकसद यही होता है कि वो अपने किसी तरह व्यूअर्स बढ़ा सकें। सो इन चीज़ों को जहन में रखना है। लाइक यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ऑफ योर सेल्फ, कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ बेहतर है। ये नहीं है कि फलाने ने कोई एक नई बात कह दी है तो बिल्कुल लकीर की फकीर समझ के उसके पीछे चल पड़ना है। नो, यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि जितने भी आज तक एसेज आते हैं, सी एस एस हो, पी एम एस हो, जुडिशरी हो, देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ एसेज। इवन ये चौथी भी टाइप नहीं है, देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ एसेज। उसके अलावा आप जो सुनते हैं वो यूं समझ लें वो कहानियां हैं, वो बच्चों को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे जो पहली टाइप है एस्से की, वो है डिस्क्रिप्टिव एस्से। मैं आपको जितने पास्ट पेपर उठा लें पिछले 26 सालों के, उनमें सिर्फ यही 3 एस्सेज आए हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव एस्से, अभी मैं आगे बताऊंगा क्या है। आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से, ठीक है, और आपका लिटरेरी एस्से। दीज आर द ओनली 3 टाइप्स ऑफ एसेस जो आपके सी एस एस और पी एम एस के पेपरों में आते हैं। उसके अलावा देयर आर नो टाइप्स ऑफ एसेस, कोई दूसरी टाइप नहीं है। देयर इज नो अदर टाइप ऑफ एसे। बाकी जो भी आप सोशल मीडिया सुनते हैं इधर उधर, वो यूं समझ लें कि आपको बस जो है ना एक मार्केट बनाने का एक तरीका है। जी जी, सारा कुछ बता रहा हूँ खालिद, बेगम रहें। दिस इज हाउ आई विल बी टीचिंग। ये नहीं करूंगा कि सर ये आपका ये ऐसे है तो इस पे लिखना शुरू कर दें। एक एक चीज आई विल बी लाइक अ स्टूडेंट जो बैठा है जिसने क्वेश्चन पेपर देखना है, वहां से आइडेंटिफाई कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने सिर्फ अभी ये बताया है कि ऐसे की सिर्फ 3 टाइप्स हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे एंड लिटरेरी ऐसे, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये होते क्या हैं ये हम देख लेते हैं। एक होती है चौथी टाइप, ओपन एंडेड ऐसे। ये वो ऐसेज होते हैं जो एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं और एट द सेम टाइम आर्ग्यूमेंटेटिव भी होते हैं। तो इनको हम बाद में देखेंगे, ये कोई अलहदा टाइप नहीं है, बेसिक यही वाली है। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे से मैं शुरू करता हूँ। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे 3 टाइप्स बताई है ना, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव और लिटरेरी। मेरे पढ़ाने का स्टाइल ये होगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आर्ग्यूमेंटेटिव का इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है स्टूडेंट बेचारा खुद ही पहचानता रहे कि वो क्या होता है आर्ग्यूमेंटेटिव, क्वेश्चन पेपर में कैसे पहचानना है। नो, आई विल बी मोर देन सिंसियर। इससे मुराद ये है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर में जो पहला स्टेप हम करेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, ये लिटरेरी है या आर्ग्यूमेंटेटिव है। आर्ग्यूमेंटेटिव की सिर्फ 2 निशानियां हैं। जहां आपको ये 2 निशानियां मिल जाएं वो आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है। ठीक है। वो क्या निशानी है? इसके दरमियान में और का लफ्ज आ जाए या किसी स्टेटमेंट के आखिर पे सवालिया निशान आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी इज गुड और बैड फॉर पाकिस्तान। ठीक है ना, डेमोक्रेसी इज गुड और बैड फॉर पाकिस्तान। ये आपका क्या होगा? आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। ठीक है। इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ, आखिर पे सवालिया निशान। ये आपका क्या ऐसे होगा? ये भी आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होगा। 2 निशानियां समझ लग गई? सिर्फ इन 2 निशानियों को देखने।
इन दो निशानियों के अलावा आपका जो भी ऐसे होगा, अगर दरमियान में और का लफ्ज आ रहा है या आखिर पे सवालिया निशान आ रहा है, तो ये ऐसे क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। और इसके अलावा जो भी ऐसे होगा उसको आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे कंसीडर करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? मैंने आपको दो एसेस की निशानियां बताई हैं सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए, चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं की। स्टेटमेंट के दरमियान में और का लफ्ज है या आखिर पे सवालिया निशान है, ऐसे है आर्ग्यूमेंटेटिव। अगर ये दो चीजें नहीं है तो हर वो ऐसे जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ना कोई और का लफ्ज है ना आखिर पे सवालिया निशान है। सो ये तमाम टाइप ऑफ एसेज आपके क्या कहलाते हैं? डिस्क्रिप्टिव कहलाते हैं। अब इनको अटेम्प्ट कैसे करना है? पहचान हो गई डिस्क्रिप्टिव की, आर्ग्यूमेंटेटिव की, करना कैसे है देखते हैं। क्वेश्चन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इशू बेस्ड ऐसे। ये तो मैंने आपका मसला भी हल कर दिया है कि और सवालिया निशान के अलावा बाकी हर स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव में करना क्या है? देयर इज नो एक्सपोजिटरी, दिस इज डिस्क्रिप्टिव, यही आपका एक्सपोजिटरी है जी। ठीक है। अगेन आई हैव टोल्ड यू, कोई 50 लफ्ज आप और भी सुनते होंगे इस तरह के एसेस के। देयर आर ओनली थ्री टाइप ऑफ एसेस: डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड लिटरेरी। डिस्क्रिप्टिव को आप एक्सपोजिटरी कहे, नरेशन कहे, नरेटरी कहे, भला भला जो कहते जाएं, बट द बेसिक टाइप इज सेम। चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है। वो बिल्कुल जिस तरह बंदा सोशल मीडिया से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना। और का लफ्ज आ जाए आखिर पे सवालिया निशान आ जाए, आर्ग्यूमेंटेटिव। बाकी जो भी ऐसे बचता है वो डिस्क्रिप्टिव है। लफ्ज जो अच्छा लगे आपको, डिस्क्रिप्टिव बना लें, एक्सपोजिटरी बना लें, नरेशन बना लें, ये सारे यही ऐसे हैं। डिस्क्रिप्टिव का लफ्ज निकला किससे है? डिस्क्राइब से। इससे मुराद यह है कि डिस्क्रिप्टिव एसे में जो भी चीज आपको दी गई है आपने सिर्फ उसे डिस्क्राइब करना है, उसे एक्सप्लेन करना है। सवाल दिया गया है, इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के मसाइल बयान करें। सिंपली डेमोक्रेसी के जो जो इश्यूज आपको नजर आते हैं आपने वो लिखते जाने हैं। मैं डेमोक्रेसी पढ़ाऊंगा आपको, पूरा एक लेक्चर है उसके ऊपर कि कल जब भी आपको जिंदगी में डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई ऐसे आ जाए तो आपने उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। पूरे का पूरा डेमोक्रेसी का टॉपिक है, गुड गवर्नेंस का, ये सारे टॉपिक्स मैं खुद पढ़ाऊंगा। डिस्क्रिप्टिव ऐसे की पहचान हो गई। करना क्या है? सिर्फ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। अब अगली बात, सबसे ज्यादा पासिंग रेशो आपके डिस्क्रिप्टिव ऐसे में होती है। ये मैं जनरल स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, आपके लिए दोनों मैं बराबर कर दूंगा, डिस्क्रिप्टिव भी आर्ग्यूमेंटेटिव भी। पासिंग रेशो 40 to 50% बच्चा पास हो जाता है। क्यों? इसमें एवरेज नॉलेज चाहिए होता है इस ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए। क्यों? सिर्फ एक स्टेटमेंट दी गई है, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, कि टूरिज्म प्रमोट करने में क्या मसले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सिर्फ आपने वो बातें एक्सप्लेन करनी है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, कोई पहले से किताबी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्व करते जाएं, देखते जाएं, दहशतगर्दी का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, और कौन कौन से मसले हैं आपके तमाम, पूरा ऐसे इसी तरह हो जाएगा। सो चूंकि एवरेज नॉलेज रिक्वायर्ड होता है तो इसमें आपके जो नंबरों की जो रेंज है, मार्क्स की रेंज है, वो 40 से 50 के दरमियान आती है। मैं आई विल बी वेरी क्लियर, आई विल बी वेरी जेन्युइन विद यू पीपल, कोई सब्ज बाग नहीं दिखा रहा। ठीक है। आपका जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में नंबर आते हैं 40 से 50 की रेंज में। मेरे अपने 2021 में 42 थे और 2000 यानी 23 में कितने थे जी? 45 थे। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे की ये है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये भी बता रहा हूं कि कैसे करना है इस तरह से, क्योंकि इसमें एवरेज नॉलेज चाहिए होता है, कोई कोई हाई फाई नॉलेज नहीं चाहिए। सो एवरेज नॉलेज भी लिख देंगे तो मोर देन एनफ। तो इसमें आपके नंबर बड़े आसानी से जो है वो इस तरह से आ सकते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव की मैंने निशानी बता दी।
करना क्या है। आर्ग्यूमेंटेटिव में आपने दो चीजें गिवन है, कोई ना कोई साइड लेनी है। डेमोक्रेसी इज गुड और बैड फॉर पाकिस्तान, गुड और बैड, या आप गुड की तरफ हैं या आप बैड की तरफ हैं। तो फिर जो पोजीशन आप लेंगे आपने उसी को डिफेंड करना है। स्टांस ऑफ द रिक्वायर राइटर इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। अब सवाल आता है कि सर एग्जामिनर कुछ सोच के बैठा होता है? नो, आपकी मर्जी है यस के साथ चले जाएं, आपकी मर्जी है नो के साथ चले जाएं, गुड के साथ, बैड के साथ, जो भी आप चूज करेंगे फिर उसके ऊपर आपने उसको डिफेंड करना है, उसके आर्ग्यूमेंट्स को डिफेंड करना है। नो टारगेट, आई विल बी वेरी क्लियर। डिस्क्रिप्टिव में 40 to 50 मार्क्स आते हैं, जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए है, सेफ साइड है, वो मैं आपको अपने तरीके से कराऊंगा, जिस तरह मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि कोई रट्टे वाली बात ना हो, खुद लिखी हुई चीजें हो, ठीक है, मैथमेटिकल चीजें लिखी हो, 6 से 8 सेंटेंसेस, एक से एक सेंटेंस में क्या लिखना है, इट वुड बी मोर देन एनफ, दिस इज द सेफर साइड। बाकी हमारे सोचने से एग्जाम में, बिलीव में, वो नहीं होती चीजें आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसी। एक पोजीशन लेनी है, या ये वाली या ये वाली, ठीक है, ये क्लियर है। अब इसमें पासिंग रेशो कम होती है, क्यों? मैक्सिमम नॉलेज चाहिए होता है। भाई देखो, आपको दो सिनेरियो दिए गए हैं, आप एक सिनेरियो चूज कर रहे हो, तो आप कोई ना कोई वजह से चूज कर रहे हो ना, तो उसमें आपके आर्ग्यूमेंट स्ट्रोंग होने चाहिए। आपके लिए मसला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको वैसे भी हर आर्ग्यूमेंट में जस्टिफिकेशन मस्ट करवानी है, ये तो आपके लिए लाजिम व मलजूम है। बाकी बच्चे नॉर्मली जस्टिफिकेशनें नहीं लिख रहे होते, हवाई बातें कर रहे होते हैं। आपने कोई ना कोई डेली लाइफ एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन, कोटेशन, कोई ना कोई फैक्ट्स एंड फिगर लाजमी लिखने हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए जो है ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी ये वाला मसला नहीं रहेगा, जब आपने जस्टिफिकेशन लिखी है। अब जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है, इसमें मार्क्स की रेंज ज्यादा होती है, 50 भी आ जाते हैं, 70 भी आ जाते हैं। सो अगेन आपको पता हो कि कौन सा ऐसे कितने नंबर दे सकता है और उस ऐसे में रिस्क कितना है। जो डिस्क्रिप्टिव है वो लेस रिस्की है, एवरेज नॉलेज है, जो दिया गया है उसको बयान करना है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और मैं आपको ये कहूंगा कि ऐसे में हमने सिर्फ 40 का हिंसा क्रॉस करना होता है, बाकी जो सब कुछ है ना वो छोड़ दें। बाकी हम बाकी सब्जेक्ट से जो है ना वो नंबर निकाल लेंगे। आर्ग्यूमेंटेटिव तब चूज करना है जब आर्ग्यूमेंट्स अच्छे हों और आपके पास जस्टिफिकेशन बन रही हो। थर्ड टाइप होती है लिटरेरी एसे। सर अब हम क्वेश्चन पेपर में लिटरेरी को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है जी दो, किसी की कही हुई बात, कोटेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पे ऐसे आया, डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर एट द रनिंग स्ट्रीम, कि आप पानी जाया ना करो चाहे आप चलते हुए चश्मे पे ही क्यों ना हो। अच्छा, आपको ऑथर का कि ये कोटेशन कही किसने है उसका नाम याद करने की भी जरूरत नहीं है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज होती है प्रोवर्ब, इडियामेटिक एक्सप्रेशन सुने हैं, ये इसकी निशानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, when life gives you lemons make lemonade। अब एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा कि जिंदगी जब आपको लीमू दे तो आप उसकी जो है ना वो लीमू पानी बना ले, इसके ऊपर आपने ऐसे नहीं लिखना कि लीमू पानी बनाने के कैसे स्टेप्स हैं और बला बला। ये एक प्रोवर्ब है, ये एक इडियामेटिक एक्सप्रेशन है, आपने इसको इंटरप्रेट करना है। हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये निकलेगा कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स, ये भी आपको टेक्निक में सिखाऊंगा कि इंटरप्रेट कैसे करने। लेमन्स क्योंकि तुर्श होते हैं, खट्टे होते हैं, तो इसका जो है वो रेजम्बलेंस है चैलेंजेस, डिफिकल्टीज के साथ। नींबू पानी टेस्टी होता है, इसकी रिजेम्बलेंस हो सकती है अपॉर्चुनिटीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्टिंग लाइफ चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। ठीक हो गया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज द की हेयर, आपको सारी टेक्निक्स बताई जाएंगी इसमें। प्योर मैथमेटिकल, पासिंग रेशो इसमें भी कम है क्योंकि बच्चों को टॉपिक ही समझ नहीं आता, और मार्क्स रेंज इसमें भी अच्छे आ जाते हैं। एक और चीज ध्यान में रखें, 3 टाइप्स हैं एसएस की। बच्चे समझते हैं कि शायद हम एक को सीख लेंगे
तो दुनिया जहान का जो ऐसे आ जाएगा हम उस तरह कर लेंगे? नो। डिस्क्रिप्टिव के लिखने का अंदाज और है, इसकी आउटलाइन और तरीके से लिखी जाती है, इसका इंट्रो और तरीके से, इसका बॉडी पैराग्राफ और तरीके से, इसका कंक्लूजन और तरीके से। आर्ग्यूमेंटेटिव इज टोटली डिफरेंट। कैसे डिफरेंस होगा ये मैं आपको क्लास में कराऊंगा कि पैराग्राफ में कहाँ डिफरेंस आ रहा है, आउटलाइन में कहाँ आ रहा है। ठीक है, आउटलाइन में तो मैंने थोड़ा सा बताया भी है कि फ्रेज और सेंटेंसेस। बहरहाल एक एक चीज आपको ये कराई जाएगी। इनके जिस तरह टॉपिक्स डिफरेंट हैं, यानी टाइप्स डिफरेंट हैं, इनके लिखने का अंदाज भी डिफरेंट है। चौथी टाइप नहीं है। ये वही वाली बात है जो आप अभी मुझे कह रहे थे सर, एक्सपोजिटरी वाला वाला। ओपन एंडेड ऐसे ऐसा होता है जो एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो सकता है। इसमें आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई होती है कि आप उसको एज अ डिस्क्रिप्टिव ट्रीट कर लें या आर्ग्यूमेंटेटिव। आई विल टीच यू। पैराग्राफ हमने पढ़ लिए हैं। एक तो है नॉर्मल बॉडी पैराग्राफ, 6 to 8 सेंटेंस का। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के जो पैराग्राफ हैं वो 10 से 18 सेंटेंस के हैं। अब बच्चों को ये नहीं पता होता, वो बेचारे इंट्रोडक्शन 6 लाइनों का लिख रहे होते हैं और आम पैराग्राफ जो है वो 12-12 लाइनों का लिख रहे होते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। बॉडी पैराग्राफ 8 से ज्यादा गया, स्ट्रक्चर खराब। आई विल बी वेरी क्लियर, क्योंकि मैं तो आप लोगों को एक एक सेंटेंस भी बताऊंगा ना कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। फिर दुनिया जहान का कोई भी आर्ग्यूमेंट उठा लें आप उसको लिख लेंगे। इंट्रोडक्शन भी 18 सेंटेंस पे जाना चाहिए और बगैर पैराग्राफ ब्रेक किए। ये हम देखेंगे सारा कुछ। ये है जी डायग्नोस्टिक टेस्ट जी, क्योंकि दिस इज योर डेमो क्लास बाय द वे। इसमें मैंने ओवरऑल सेशन का ना एक वो देना होता है आपको। अब बिफोर डायग्नोस्टिक टेस्ट हम इसमें प्रेसी भी करेंगे, ठीक है। वो भी प्योर मैथमेटिकल टेक्निक से 20 नंबर होते हैं उसके। कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर भी पूरा एक लेक्चर है, ट्रांसलेशन के ऊपर भी पूरा एक लेक्चर है। प्रेसी की जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, क्या रूल है, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी डिस्कस्ड। वो हमारे पूरे पूरे लेक्चर्स हैं। अब चूंकि आपको पूरा सेशन हमारा इसी तरह होगा जी, लाइक जो मैं रोज पढ़ाऊंगा उसका डेली टेस्ट होगा, वो आपने मुझे सबमिट कराना है। तो चूंकि ये डेमो क्लास थी, इसमें मेरा मकसद यही था कि आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दूं कि मैं चीज़ें किस तरह से लेकर जाऊंगा और चीज़ें हैं किस तरह से। सो आप में से जो लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर रहे होंगे जी, आपके लिए लाजिम है कि आप जो है ना इन टॉपिक्स में से किसी के ऊपर भी मुझे एक पैराग्राफ कोई ना 6 से 7 लाइनों का लिख कर दिखाएंगे। ये सिर्फ एक मैं आप लोगों को ना जज करना चाह रहा हूँ कि वेयर यू पीपल स्टैंड, कि मुझे आपको कैसे लेकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल किसी का ग्रामर का ज़्यादा मसला है, किसी का क्या इशू है, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल लिख के, इनमें से कोई टॉपिक नहीं आता वैसे खुद से लिख के मुझे आपने, ये जो हमारा अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है जहाँ से आपको ये क्लास का लिंक वगैरह आया है, यहाँ पे आपने भेजना है, ठीक है। मैं ये सारा करता हूँ जी जी। यू विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल यूर एग्जाम्स जी, ठीक है। ये मैं अभी आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स पे आ रहा हूँ जस्ट। थोड़ा सा मुझे आखिरी स्लाइड है, टाइम दे दें। आपने मुझे कहाँ सेंड करना है जी? जिस व्हाट्सएप से आपको ये क्लास के लिंक्स वगैरह आए हैं, आपने पीडीएफ की फॉर्म में कैम स्कैनर से सर को जो है ये लिख के एक पैराग्राफ भेज देना है, ताकि मैं आप लोगों को चेक करके भेज दूं, आप में से स्पेशली जो बच्चे ज्वाइन कर रहे होंगे, सो दैट मुझे अंदाज़ा हो कि मैंने आप लोगों को किस तरह से लेकर जाना है। अगेन जी हमारे बैच की ये कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। फार्मूला बेस्ड मैथमेटिकल टेक्निक हर टॉपिक क्लास में कवर होगा। 2 फुल लेंथ एसेस, 3 फुल लेंथ एसेस टिल एग्जाम। और सबसे इंपॉर्टेंट, यू विल बी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल एग्जाम्स। बच्चे कह रहे होते हैं सर ये हम एक महीने में कर लेंगे। आई एम सेइंग दिस, मुझे 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, दिस इज माई 25th बैच। आप एक महीने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट आई एम सेइंग कि आप वन टाइम फी पे करते हैं। अगर किसी को लगता है कि सर मैं पीछे रह गया हूं या रह गई हूं, मुझे मजीद सेशंस की ज़रूरत है, आपसे दोबारा कोई फीस नहीं ली जाएगी। टिल एग्जाम्स आप एक क्या दो क्या 12 के 12 सेशंस भी ज्वाइन करना चाहेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लाइक आई हैव सेड यू विल बी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई मसला होगा टिल एग्जाम्स आप हमसे पूछ सकते हैं। मतलब आज भी जो हमारा फर्स्ट बैच था जो 2024 से स्टार्ट हुआ था, उसके स्टूडेंट्स आज भी कोई चीज़ें पूछ रहे होते हैं, ठीक है।
तो मतलब बड़े आसानी से जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो नो, इट इज़ नॉट पर मंथ, दिस फीस इज़ वन टाइम। ठीक है, 8,000 आप जो है एक ही दफ़ा सबमिट कराते हैं, यू विल बी रजिस्टर्ड विद अस। एक महीने का सेशन है, एसए और प्रेसी कवर्ड हो जाएंगे दोनों। फिर भी किसी को मसला हुआ तो अगले महीनों में वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमें ज्वाइन कर सकता है। दिस इज़ ओवर पॉलिसी। और इंशाल्लाह ताला जो है वो प्योर सिंसेरिटी के साथ और जेन्युइन वे में आपको चीज़ें कराई जाएंगी। बाकी हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक भी होते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे। सर वैसे इतने सोशल मीडिया टेक नहीं है, क्या नाम है, हर टाइम सोशल मीडिया पे। बट यस, कभी कभी हम अपने स्टूडेंट्स के हर बैच के आखिर पे मैं एक फीडबैक लेता होता हूँ, आपसे भी लूँगा, जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं, कि आप लोगों का क्या व्यू है हमारे बैच के बारे में जो आपने पढ़ा है। फिर हम वो लगाते हैं सोशल मीडिया पे, ताकि आप जैसे नए आने वाले बच्चों के लिए ना आसानी हो, क्योंकि मार्केट में देयर आर मैनी पीपल, वो बड़ी अच्छी चिपटी चिपटी बातें करके जो है वो स्टूडेंट्स बेचारे फिर बाद में वक्त और पैसा दोनों का ज़या कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वुड बी गोइंग। यू विल बी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल एग्जाम्स। सेशन की डिटेल्स ये हैं जी। क्लास टाइमिंग वैसे हम फर्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे। फर्स्ट रेगुलर क्लास जो है वो आपकी मंडे से होगी, कमिंग मंडे, आज फ्राइडे है ना, 17, 18, 19, यानी 20th ऑफ जुलाई, शाम 7:30 बजे जो है वी विल हैव योर फर्स्ट रेगुलर क्लास। आप में से जो स्टूडेंट्स रजिस्टर होंगे, अगेन जी, हम लोग जो है वो सिर्फ 20 से 25 लोगों का बैच लेते हैं। ठीक है, जब ये पूरे हो जाते हैं तो बस फिर हमारा सेशन क्लोज हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद ही आप लोगों के पेपर्स वगैरह चेक करने होते हैं, तो फिर 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो मेरे लिए भी बड़ा जो है ना एक मिसमैनेजमेंट ही हो जाती है। तो इतने स्टूडेंट्स का हमारा बैच होगा, डेली राइटिंग प्रैक्टिस, और मोस्ट प्रोबेबली हमारी ये टाइमिंग होगी 1 मंथ सेशन। किसी के लेक्चर्स रह जाते हैं तो 2 से 3 लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स मिस हो जाते हैं किसी जेन्युइन वजह से, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द रिकॉर्डिंग्स फॉर दोज लेक्चर्स। ठीक है, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा लेक्चर्स मिस होते हैं, कोई 8, 10 लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, तो फिर वो उसका ये हल होगा कि जो हमारा नेक्स्ट बैच होगा फिर हम उसमें आपको ऐड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक टिल एग्जाम्स आप हमसे जो है यू विल बी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंग्लिश एसे प्लस इंग्लिश प्रेसी जो है वो कवर किया जाएगा। सेशन की जो फीस है वन टाइम है 8,000। उसके बाद आप बेगम हो जाएंगे। डेली राइटिंग प्रैक्टिस, डेली इवेलुएशन मैं खुद चेक करता हूँ। मतलब जैसे आज मैंने आपको असाइनमेंट दी है, तो जो भी हमारी फॉर एग्जांपल अगर कल क्लास होती तो आपने मुझे 12 बजे तक सबमिट करानी होती है, और मैं फिर वो 5, 6 बजे तक आपको दे देता हूँ, और फिर हम 7:30 क्लास शुरू करते हैं। ये सेशन की डिटेल्स हैं, और ये रजिस्ट्रेशन का भी मेरे ख्याल में इन लोगों ने आपको बता दिया होगा मेथड वगैरह। तो यू आर मोर देन वेलकम टू रजिस्टर। मेरा ख्याल में 10 से 11 रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। 20 से 25 लोगों का बैच है। तो आफ्टर दिस क्लास यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ, और आई एम अवेलेबल जी फॉर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, फॉर ऑल ऑफ योर क्यूरी नाउ। और अब जो है वो आप पूछ सकते हैं, बाकी आप रजिस्ट्रेशन करा के जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है कर लीजिएगा। मंडे 20th ऑफ जुलाई शाम 7:30 बजे हमारी फर्स्ट रेगुलर क्लास होगी। जो जो रजिस्ट्रेशन कराता जाएगा फिर हम आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे क्लास का बना हुआ है, तो उसमें आपको ऐड किया जाएगा। फिर जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ फिर मंडे से इंशाल्लाह रेगुलर प्रोसीडिंग्स होंगी। सो आई एम नाउ ओपन टू योर क्वेश्चंस। जिनका क्वेश्चन नहीं है दे आर फ्री, दे कैन लीव। बाकी जिनका क्वेश्चंस है तो आई एम अवेलेबल हेयर जी आपके आंसर्स के लिए। व्हाट इज क्रिटिकल एनालिसिस? पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स होती हैं हर एस्पेक्ट की, हर चीज़ की। आप ऐसे भी इसी तरह लिखेंगे कि इस तरह नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन है तो वो सिर्फ अच्छी है, उसकी बैड साइड भी है। तो आप दोनों के ऊपर लिखते हैं। कैन आई क्रैक द एग्जाम इन 6 मंथ्स? फॉर यस यू कैन क्रैक इट। सर की जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी जी वो 6 महीने, जुलाई के महीने से ही नॉर्मली हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन एसे? खालिद, मेरा ख्याल में मैंने यही बताया अभी सारा, कि दिस इज़ योर ओपिनियन। ये स्लाइड्स चले, मैं आपके साथ ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा आज के सेशन की। तो इंग्लिश एसे इज़ योर ओपिनियन, किसी किताबी नॉलेज, नोआ हरारी ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, डजेंट मैटर। आप क्या सोचते हैं वो है। हाउ टू इम्प्रूव ओवर एक्सप्रेशन? फॉर मी, इफ़ यू कैन राइट अ सेंटेंस आई एम हैप्पी विद यू। थीसिस स्टेटमेंट एंड इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। थीसिस स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन, ये अलहदा नहीं होते, वो आपके इंट्रोडक्शन का आखिरी सेंटेंस होता है। ऑब्वियसली जब हम मंडे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आज तो मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया है
कि ये चीज़ें मैं कैसे लेके चलूंगा। इंट्रोडक्शन का एक एक सेंटेंस लिखना सिखाया जाएगा, एंड इन द सिंपलेस्ट, इन द प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड मैनर। ठीक हो गया जी। फाउंडेशन इंग्लिश क्लासेस इंक्लूड होंगी? नो नो नो, नो फाउंडेशन। आई हैव टोल्ड यू, अगर मुझे आप एक सेंटेंस लिख के भेजेंगी, ठीक है, सेंटेंस आ गया, एक पैराग्राफ 6 से 7 लाइनों का, मुझे अगर अंदाजा हुआ कि आप एक सेंटेंस लिख सकती हैं, मेरे लिए मोर देन एनफ है। क्योंकि उसके बाद फिर मैंने आपकी जो मिस्टेक्स होंगी वो मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। जब आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, फाउंडेशन क्लासेस से भी आपकी राइटिंग इंप्रूव नहीं होती, बिलीव मी। आपकी जब राइटिंग इंप्रूव होती है वो रोजाना लिखने से होती है। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल सेंटेंस बना सकती हैं, एक पैराग्राफ लिख सकती हैं, मोर देन एनफ। पूरा महीना जब प्रैक्टिस करेंगे, हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर हमने आज तक जिंदगी में एक पैराग्राफ नहीं लिखा। लेकिन जब हम उनको लिखवाते हैं, क्योंकि मेरी तरफ ये सख्ती होगी, लाइक स्कूल स्टूडेंट्स की तरफ आपको ट्रीट किया जाता है स्कूल की तरह, नहीं लिखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आज आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई, काइंडली ये सबमिट कराएं। तो वो आपके लिए लाजिम होगा। तो जब आप पूरा महीना रोज लिखेंगी, प्रैक्टिस करेंगी, तो ऑब्वियसली यू वुड बी गुड टू गो। 1 मंथ के बाद डेली क्लासेस होती रहेंगी। देखिए हमारा हर बैच होता है, अब जैसे मेरा प्रीवियस बैच चल रहा है जून वाला, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, उसकी 1 से 2 क्लासेस रहती है, ठीक है। अब उनमें से अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मेरी क्लासेस मिस हुई हैं, तो उसको मैं आपके बैच में ऐड कर दूंगा कि वो अपनी क्लासेस ले ले। अगर कोई कहता है कि सर मेरी जो है ना, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, मुझे मजीद ज़रूरत है, तो बगैर फी लिए जो है उसको हम ऐड कर देंगे। सिंपल बट करेक्ट सेंटेंसेस, वोकेबलरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंपल बट करेक्ट इंग्लिश। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। इवेलुएशन करते रहेंगे टिल एग्जाम्स, यस। 2 फुल लेंथ एग्जाम्स मैंने यहाँ लेने हैं आप लोगों के, 3 फुल लेंथ एसेस आप इवेलुएट करवा सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप इवेलुएशंस कराएंगे तो मसला नहीं है, यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है जी। जी जी, थैंक यू साफिया, आई बिलीव आप एक दफ़ा हमारे से पहले भी ले चुकी हैं सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। ये टारगेट हम नहीं सेट करते आसमा, 55 या 60 का। सीएसएस ये थोड़ा सा डिफरेंट गेम है। आई हैव टोल्ड यू, डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट कर रही होंगी, स्टे रेस्ट अश्योर्ड कि 40 से 50 के दरमियान नंबर आएंगे। एंड आई विल से कि उसी को फॉलो करें। वो कम नॉलेज के साथ लालच नहीं करना इंग्लिश ऐसे में। आई विल बी वेरी ओपन, मैं आपको कोई दूर की कहानियां या वो सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा। इंग्लिश ऐसे में कोई लालच नहीं करना, नो ग्रेड। हम कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास जस्टिफिकेशन नहीं है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की, तो हम डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करेंगे। मेरे अपने 42 हैं एक अटेम्प्ट में, एक में 45 है। ठीक है, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आ गए जो हमारे बैचमेट्स हैं, 40 40 40 के ऊपर ही है। ठीक है, सो लालच नहीं रखना। हाँ, आर्ग्यूमेंटेटिव करेंगे, हम जा भी सकते हैं 55 60 तक, लेकिन उसमें फेल होने का चांस भी ज्यादा है अगर जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन है तो गुड टू गो। आई होप सो इट इज क्लियर। फाउंडेशन वाला आंसर हो गया सर। पीएमएस पंजाब के एग्जाम्स कब होते हैं? अभी हुए थे ये, फरवरी मार्च में। रिकॉर्डिंग सेंड हो जाएगी आप तमाम लोगों को। डेली क्लासेस का मैंने बता दिया, खालिद के क्वेश्चंस का मैंने आंसर कर दिया, क्रिटिकल एनालिसिस, और हमें कैसे पता चलेगा कि सर आप इवैल्यूएशन करते हैं या आपका असिस्टेंट? यार अब इसके तसल्ली तो मैं आपको नहीं दे सकता, बट मैं खुद ही करता हूँ। जब मैं आपको चेक करके भेजता होता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको वॉइस नोट्स भी साथ भेज रहा होता हूँ कि आपकी ये मिस्टेक है। तो पता नहीं वक्त ऐसा आ गया है कि स्टूडेंट्स जो है इतना सर के ऊपर वो करते हैं। मतलब आई हैव टोल्ड यू, मेरे से आप जो चीज़ें कर रहे हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये ऐसे होंगी। लाइक ये वो कोई सोशल मीडिया वाली बातें नहीं है, प्योर जेन्युइन चीज़ें जो आई हैव डन विद यू, आई विल बी फॉलोइंग दोज। तो बेगम रहे, इस हवाले से कोई नहीं करता। बाय द वे, आप किसी भी एकेडमी चले जाएं, कोई जो है वो आपके पेपर चेक नहीं करता, बस आफ्टर रजिस्ट्रेशन, बल्कि आपका नाम भी अंदाज़ा नहीं होता किसी को। बट अगर इधर आप असाइनमेंट नहीं लिखेंगे तो सर खुद आपसे पूछ रहे होंगे कि जी आपकी असाइनमेंट नहीं आई, और मेरे अपने रिमार्क्स ईच एंड एवरीथिंग, यही मैं आपको तसल्ली दिला सकता हूँ। इसके अलावा बाकी देखें आप हमारे सोशल मीडिया पे फीडबैक्स आर देयर ऑफ द प्रीवियस स्टूडेंट्स, उन्होंने सारा कुछ बयान किया होता है, हर किसी का अपना एक वो होता है, वो देख लीजिएगा। वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही होता है ताकि गाइडलाइन आपको पहुंचाई जाए। 8000 इज द फीस जी। बोथ इंग्लिश एसे इम्प्रेसिव वुड बी कवर्ड। एग्जाम तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया जी।
हर जगह दे सकते हैं। आई विल टीच यू कि कैसे आपने डेली लाइफ एग्जांपल्स को देना है, आराम से हो जाएगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी सबा, बिकॉज दिस सेशन इज फॉर द बिगिनर्स एज वेल। एक एक सेंटेंस मैंने लिखना सिखाना है। लाइक अनलाइक अदर टीचर्स, मैं खुद भी गया हूँ इधर उधर अकेडमीज फिरे हैं, 50-50 हज़ार हमने भी ज़ाया किए थे। उनकी तरह नहीं कराऊंगा कि बच्चे बेचारे जाते हैं और पता नहीं वो कौन सी कहानियां सुना रहे होते हैं, ऐसा नहीं होगा। एक एक सेंटेंस आपको लिखना सिखाया जाएगा कि ये अगर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है तो ये तीन चीज़ों से मिलके बनता है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। सो इंशाल्लाह ताला आप अपने आप को दूसरों से जो है वो डिफरेंट फील नहीं करेंगे। रन एंड मार्टन बहुत मुश्किल है, मुझे पैराग्राफ लिख के भेजेंगी सदफ आप। मेरे लिए एक सेंटेंस भी अगर आप बना सकते हैं, एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, मोर देन एनफ। सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना। नो, कोई कोशिश नहीं करनी कि मैं दूसरों से जो है ना, आप कोई अखबार का एडिटोरियल नहीं लिखने जा रहे। आपने एग्जामिनर को अपनी बात समझानी है। इंग्लिश एसे इज योर ओपिनियन। तो अगर आप उसको अच्छी तरह से समझा पाएंगे और करेक्ट इंग्लिश के साथ, दैट इज मोर देन एनफ। ऐसे राइटिंग के लिए कोई वोकैब नहीं होती, बस पढ़ते जाएं लिखते जाएं, मोर देन एनफ। और जी, दिस इज फॉर अक्सा क्वेश्चंस। सो ऑल क्लियर जी। आई होप सो आई हैव आंसर्ड योर क्यूरीज। ये आपके साथ क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी शेयर हो जाएंगी। सो स्टे ब्लेस्ड, सी यू इन द फर्स्ट रेगुलर क्लास ऑन मंडे 7:30 PM। 10 से 12 रजिस्ट्रेशन मेरा ख्याल में ये बता रहे थे ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। 20 से 25 बच्चों का बैच होता है। सो यू आर मोर देन वेलकम टू रजिस्टर योर सेल्फ। हम आपको क्लास के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी कर देंगे। स्टे ब्लेस्ड, जो ज्वाइन करेंगे, जो ज्वाइन नहीं भी करेंगे उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। किसी को कोई भी मसला होता है किसी स्टेज पर तो डू लेट मी नो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे जी, और ये जर्नी आप लोगों के लिए आसान हो इंशाल्लाह ताला। इधर ही शेयर हो जाएगी, क्या नाम है सदफ, जैसे आपको ये क्या नाम है, आज क्लास का लिंक इन्होंने भेजा था तो ये क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी आपको भेज देंगे, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच जी। जज़ाकल्लाह।